तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर 1 जो कि है मोशन यानी कि गति। तो ये चैप्टर जो है ये आगे के फिजिक्स के सभी चैप्टर के लिए एक बेस के तरह है। तो इस चैप्टर को आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ना है ताकि आप लोगों को इसके आगे का चैप्टर उतना मुश्किल ना लगे। और हाँ, ये क्लास जो है वो 1 शॉट लेक्चर होने वाला है, यानी कि हम लोग एक ही वीडियो में इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे और इस चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर से जुड़े हुए हर चीज़ को पढ़ेंगे। और हाँ, ये वीडियो जो है ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए होने वाला है। तो अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर किसी भी अन्य बोर्ड से हो तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए और इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मोशन एंड रेस्ट यानी कि गति जो है और विराम जो है, इन दोनों में क्या अंतर है और ये दोनों क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन देखेंगे, यानी कि जो मोशन है उसके कितने प्रकार है, क्योंकि मोशन भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं तो उसे भी हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग डिस्क्राइबिंग मोशन यानी कि कोई भी अगर वस्तु गति कर रहा है, मोशन में है, तो हम लोग उसे कैसे बताएंगे ये भी देखेंगे। फिर मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो मोशन जो है बहुत सारे तरह के होते हैं, उसमें से एक है स्ट्रेट लाइन मोशन। तो आप लोगों का जो पहला चैप्टर है वो केवल स्ट्रेट लाइन मोशन पर ही आधारित है, यानी कि आप लोगों को बस स्ट्रेट लाइन पर ही पढ़ना है और लास्ट में जाकर थोड़ा सा सर्कुलर मोशन के बारे में ही पढ़ना है। और उसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो देखना है। फिर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, फिर रेट ऑफ मोशन यानी कि जिसमें स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी ये सब आ जाता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, यानी कि जिसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी कहा जाता है। तो आखिर ये क्या है ये सब देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में ग्राफ जो है उससे जुड़े हुए सभी चीज़ों को देखेंगे। तो ग्राफ जो है वो मेनली इन चारों का होता है, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, स्पीड टाइम ग्राफ होता है, फिर डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ होता है और लास्ट में वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। तो हम लोग जो है इन चारों ही ग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे कि काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन, यानी कि मोशन का जो है कुछ पहले से एक इक्वेशन बना हुआ है, तो उसमें से 3 इक्वेशन है, तो उन तीनों ही इक्वेशन को हम लोग एक एक कर देखेंगे। और विथ डेरिवेशन, यानी कि उस डेरिवेशन का मतलब होता है, ड्राइव से ये शब्द आया है जिसका मतलब होता है उत्पन्न करना, यानी कि ये जो 3 इक्वेशन है ये 3 इक्वेशन कहाँ से उत्पन्न हुआ है ये भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। और ये जो डेरिवेशन है ये भी 2 तरह का होता है। एक होता है कि हम लोग ग्राफ से इस चीज़ को ड्राइव करते हैं, यानी इन तीनों इक्वेशन को, और दूसरा होता है कि नॉर्मल इक्वेशन से ही हम लोग करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ नॉर्मल इक्वेशन वाला देखेंगे। ग्राफ वाला जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो कभी भी एग्जाम में पूछा भी नहीं गया है आज तक। तो इसलिए अगर आप लोगों को ग्राफ वाला भी डेरिवेशन चाहिए होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इसके इक्वेशन से इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो हम लोग देखेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा सर्कुलर मोशन के बारे में, यानी कि सर्कुलर मोशन में क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है ये सब देखेंगे। तो अभी आप लोगों को लग रहा हो कि हम लोगों को इतना सारा टॉपिक पढ़ना है, ये चैप्टर बहुत ही मुश्किल है, पर यकीन मानिए ये चैप्टर उतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग इसे सही से समझते जाइएगा तब ये चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा आप लोगों को। तो अब एक एक करके इन सभी टॉपिक को विस्तार से यानी कि अच्छे से समझना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम लोग जो है सबसे पहले देखते हैं कि मोशन और रेस्ट आखिर होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि आप जो है सबसे पहले यहाँ पे खड़ी है और उसके बाद कुछ समय के बाद आप लोग जो है यहाँ पर आ जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, आप लोग जो है यहाँ पे पहले थे, फिर आप यहाँ पे आ गए, यानी कि आपका जो पोजीशन था यानी स्थिति जो था उसमें बदलाव आ गया, उसमें चेंज आ गया। तो आप लोग यहाँ आ गए। अब कुछ देर बाद आप लोग यहाँ से फिर यहाँ आ गए। तो ध्यान से देखिए, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे गति कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग सबसे पहले यहाँ थे, फिर आप गति करके यहाँ आ गए, फिर यहाँ से यहाँ पे गति करके आ गए। तो इसी को मोशन बोलते हैं। तो मोशन का अगर हम लोग डिफाइन देखें तो वो ये होता है कि इफ़ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट्स रेफरेंस पॉइंट। अब ध्यान से देखिए, रेफरेंस पॉइंट जो है ये बहुत ही मेन चीज़ है, क्योंकि ध्यान से देखिए, अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग खड़ी है और हम लोग यहाँ पर आ गए, और तो हम लोग कहेंगे कि ये गति कर रहा है, लेकिन हम लोग ये कैसे पता चलेगा कि हम लोग गति किए कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ध्यान से देखिए, मान लेते हैं इन सब में से कुछ भी अभी रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। मान लेते हैं ये बिंदु एक रेफरेंस पॉइंट है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से हम लोगों का जो पोजीशन था वो यहाँ पर था। मान लेते हैं इस बीच का जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से देखिए, मतलब ये हम लोगों का निर्देश बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट है। अब यहाँ से हम लोग 5 सेंटीमीटर की दूरी पर पहले थे,
तो हम लोगों का पोजीशन ये है। अब हम लोग पोजीशन जो है यहाँ से यहाँ पहुँच गए, तो हम लोगों को पोजीशन में बदलाव आ गया। तो अब ध्यान से देखिए हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये पोजीशन बदल गया है। तो हम लोग जो है अपने रेफरेंस पॉइंट से देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ से 5 सेंटीमीटर का दूरी पर था, पर अब मान लेते हैं कि ये दूरी बढ़ गया। तो इस तरह से ये दूरी अब मान लेते हैं कि 15 सेंटीमीटर हो गया। तो अब इससे हम लोग को पता चला कि सबसे पहले हम लोग इस रेफरेंस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर थे, लेकिन अब हम लोग 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इससे ये पता चल गया कि हम लोग पक्का गति की है यहाँ पे, तभी हम लोगों का जो स्थिति है वो बदल गया है। तो यानी कि मोशन यानी कि गति जो है वो और कुछ नहीं बल्कि स्थिति में बदलाव है, यानी कि पोजीशन में कोई भी अगर चेंज आता है तो उसी को हम लोग मोशन बोलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि रेस्ट क्या होता है। तो रेस्ट होता है कि इफ़ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, यहाँ पे डज नॉट होगा, यानी कि समय के साथ अगर कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट में, तब हम लोग कह देंगे कि वो जो है वो रेस्ट में है, यानी कि विराम में है। मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पे है, अब 1 सेकेंड बीता तब भी हम लोग यहीं पर है, फिर दूसरा सेकेंड बीता तब भी हम लोग यहीं हैं, तीसरा सेकेंड बीता तब भी हम लोग यहीं हैं, यानी कि समय तो बढ़ेगा ही, समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन बस हम लोगों का जो स्थिति है यानी पोजीशन वो बदल नहीं रहा है, वो एक ही जगह पर है। तो इसलिए हम लोग कह दिए कि हम लोग रेस्ट में है यानी विराम में है। और वही अगर 1 सेकेंड में मान लेते हैं हम लोग यहाँ आ जाते, फिर अगला सेकेंड में यहाँ आ जाते, फिर अगला सेकेंड में यहाँ आ जाते, फिर अगला सेकेंड में मान लेते यहाँ आ जाते, तो इस तरह से हम लोग ने गति किया है, इसीलिए हम लोगों का जो स्थिति है वो बदलते गया। तो बस यही होता है मोशन और रेस्ट। अब ध्यान से देखिए एक चीज आप लोगों को याद रखना है कि मोशन इज रिलेटिव। तो मोशन जो होता है वो रिलेटिव होता है यानी अपेक्षिक होता है। यानी मोशन जो है, जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग एक ट्रेन में इस तरह से बैठे हुए हैं, ये एक ट्रेन है और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब बाहर से एक आदमी जो है, ये ट्रेन मान लेते हैं कि इधर के तरफ इस तरह से गति कर रहा है, ये ट्रेन जा रहा है जा रहा है जा रहा है। अब बाहर से एक आदमी जो है हम लोगों को देख रहा है, तब उसके लिए हम लोग जो है गति में होंगे यानी मोशन में होंगे, क्योंकि अगर मान लिया अब ये निर्देश बिंदु हो गया, यानी यहाँ पे कोई ऐसे आदमी खड़ी है, ये निर्देश बिंदु है, ये यहाँ से इस तरह से ऐसे देख रहा है, तब देखते देखते वो ये देखता है कि सबसे पहले रेलगाड़ी यहाँ था, फिर ट्रेन आगे बढ़ते 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 आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए इसको लग रहा है कि ये जो है ये गति में है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अंदर ट्रेन में बैठे हुए हैं, तब हम लोग देखेंगे कि ट्रेन जो है वो गति कर रहा है, लेकिन हम भी ट्रेन के साथ गति कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों के लिए वो ट्रेन क्या गति में होगा? नहीं होगा। हम लोगों के लिए वो ट्रेन जो है विराम में होगा यानी कि रेस्ट में होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि मोशन जो होता है वो रिलेटिव होता है। अब इसका एक और अच्छा उदाहरण ये भी है कि ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक सूरज है और इस तरह से पृथ्वी जो है इसके चारों ओर इस तरह से गति करते रहता है, तो मान लेते ये पृथ्वी है। अब ध्यान से देखिए कि ये जो है सूर्य को अगर हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान ले, तब तो ये पृथ्वी जो है इस तरह से ऐसे गति कर रहा है, लेकिन अगर हम ही लोग पृथ्वी पर खड़ी रहते हैं तो क्या हम लोगों को ये पता चलता है कि ये पृथ्वी जो है ये मोशन कर रहा है? हम लोगों को तो पृथ्वी रेस्ट में ही दिखाई देता है, अर्थ। तो इसलिए ये जो मोशन होता है वो रिलेटिव होता है, यानी कि एक ही समय पर कोई वस्तु जो है वो किसी और के लिए मोशन में हो सकता है और जबकि किसी और के लिए रेस्ट में भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों को जो रेफरेंस पॉइंट है उसका खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब तक निर्देश बिंदु हम लोगों को नहीं पता होगा, हम लोग ये नहीं बता पाएंगे कि कोई चीज़ मोशन में है या फिर रेस्ट में है। तो यानी कि अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। तो यानी मोशन क्या हो गया कि अगर समय के साथ और निर्देश बिंदु के रिस्पेक्ट में, यानी कि कोई भी निर्देश बिंदु जो है उसके अपेक्षा में अगर किसी वस्तु का जो स्थान है वो बदल रहा है, तब हम लोग कहेंगे कि वो मोशन में है यानी कि गति में है। और अगर उसका स्थिति जो है वो समय के साथ नहीं बदल रहा है तो हम लोग कह देंगे कि वो विराम में है। और उसके बाद हम लोगों ने ये जाना कि मोशन जो होता है वो रिलेटिव होता है, यानी कि किसी के लिए एक ही समय पर कोई वस्तु गति में भी हो सकता है और उसी समय पर किसी और के लिए वो वस्तु विराम में भी हो सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि गति के प्रकार को। तो गति जो होता है वो बहुत प्रकार का होता है, यानी मोशन जो है वो अलग अलग तरीका का होता है। तो उसमें से हम लोग जो है कुछ तरह के गति को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे और बाकी तरह का जो गति होता है उसे हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहला जो गति का प्रकार होता है वो होता है लीनियर मोशन, यानी कि रैखिक गति। तो ध्यान से देखिए, इन दिस मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट और कर्व्ड लाइन, यानी कि अगर कोई वस्तु है यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ से इस तरह से ऐसे गति कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है लीनियर मोशन है, यानी कि वो सीधी रेखा में गमन कर रहा है। तो इसका उदाहरण जैसे हम लोग ले सकते हैं कि ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन, जब एक बंदूक से किसी गोली को इस तरह से छोड़ा जाता है तब वो एकदम सीधी रेखा में ही इस तरह से गति करते हुए आगे जाते जाता है और कहीं पर जाके रुक जाता है।
फिर इसी का एक और उदाहरण मोशन ऑफ लाइट भी हो सकता है, क्योंकि लाइट भी जो है वो हमेशा सीधा ही इस तरह से जाते जाता है। तो ये हो गया लीनियर मोशन। फिर दूसरा तरह का मोशन होता है सर्कुलर मोशन, यानी कि सर्कुलर से आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि इस तरह का एक गोल रहता होगा और उस पर मोशन होता होगा, यानी कि इन दिस मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कल पाथ, यानी एक सर्कल पाथ है और इस पर कोई ऑब्जेक्ट जो है गति कर रहा है यानी मोशन कर रहा है। मान लेते यहाँ पर एक वस्तु था और उसके बाद ये वस्तु इस तरह से ऐसे गति करते इस तरह से इस पर गति कर रहा है, तो इसे हम लोग सर्कुलर मोशन कह देंगे। अब सर्कुलर मोशन का तो बहुत सारा उदाहरण आप लोग ले सकते हैं, जैसे कि रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अब मान लेते हैं यहाँ पर ही बीच में इस तरह से सूरज है और ये रहा हम लोगों का पृथ्वी, तो ये भी इस तरह से आगे बढ़ते जाता है हमेशा और परिक्रमा करते रहता है, यानी रेवोल्यूशन लगाते रहता है। तो ये भी एक सर्कुलर मोशन का उदाहरण हो गया। फिर मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। अब जो चंद्रमा होता है यानी चांद, वो भी मान लेते हैं अब ये चांद है और ये पृथ्वी है, तो चंद्रमा भी इस तरह से सर्कुलर पाथ पर ही चलते रहता है हमेशा। तो ये सब भी सर्कुलर मोशन का उदाहरण हो गया। फिर तीसरा मोशन आता है ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि इसको हिंदी में दोलनी गति भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन दिस मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ और अप एंड डाउन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर एक इस तरह का बिंदु है और इस पर से हम लोगों ने एक रस्सी इस तरह से लटका दिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पर एक इस तरह से कोई भारी सा पत्थर इस पर लटका देते हैं। अब हम लोग इधर से ना इस पर एक बल लगाते हैं, तो जैसे ही हम लोग इस पर बल लगाएंगे तो ये इस तरफ इधर के तरफ आ जाएगा और फिर कुछ दूरी इस तरह से तय करेगा और यहाँ पे आ जाएगा। अब वापस ये जो है अपने आप ही इधर के तरफ भी इतना ही दूरी आ जाएगा जितना इधर गया है और फिर वापस इधर से इधर जाएगा। तो इस तरह से ये जो है इसी को ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण घंटी का है। जब हम लोग घंटी बजाते हैं तो घंटी में अंदर में ध्यान से देखिए इस तरह का ऐसे रहता है और अंदर में एक इस तरह से इस चेन से लटका हुआ रहता है, अंदर एक भारी सा एक मेटल रहता है और वो मेटल जब हम लोग घंटी बजाते हैं तब वो मेटल पहले इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर। तो इस तरह से एक निश्चित बिंदु ये हो गया, यानी कि एक अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट बोल रहा है, यानी कि यहाँ पे एक फिक्स्ड बिंदु हो गया और यहाँ से वो सबसे पहले आगे गया, फिर पीछे गया, फिर आगे गया, फिर पीछे गया। तो ये इस तरह से गति करते जा रहा है, तो इसी को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे, यानी कि आगे पीछे भी जा सकता है, ऊपर नीचे भी अगर कर रहा है तब भी वो भी इसी चीज़ का उदाहरण होगा। जैसे कि मोशन ऑफ ए स्विंग, झूला तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि इस तरह से जो झूला इस तरह का बना हुआ रहता है जिस पर आप लोग बैठ के उस आगे पीछे इस तरह से झूलते जाते हैं, तो ये भी इसी तरह का ऑसिलेटरी मोशन ही हो गया, क्योंकि वो सब यहाँ अगर इसे फिक्स्ड पॉइंट मान ले तो सबसे पहले इस तरह से पीछे जाएगा झूला, फिर वापस इस तरह से आगे आ जाएगा, फिर पीछे, फिर आगे, इस तरह से झूला झूलते जाता है। तो ये ऑसिलेटरी मोशन हो गया, दोलनी गति। फिर उसके बाद है मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक। अब एगो घड़ी आता है वॉल क्लॉक, जिसको कि पेंडुलम वॉल क्लॉक बोलते हैं। तो उसमें जो है इस तरह का बना हुआ रहता है और यहाँ पर इस तरह का एगो घंटी के नीचे इस तरह से लगा दिया जाता है और हर सेकेंड ये जो है आगे पीछे इस तरह से, आगे पीछे भी कर सकते हैं या फिर दाएं बाएं इस तरह से इधर उधर करते रहता है। तो ये जो गति हुआ ये भी क्या हो गया, ऑसिलेटरी मोशन हो गया। फिर है मोशन ऑफ स्कूल बेल। तो घंटी का तो अभी मैंने उदाहरण दे ही दिया, स्कूल का घंटी भी इसी तरह से आगे पीछे करके जब कोई मारता है घंटी तो इस तरह से बजते रहता है। तो ये सब ऑसिलेटरी मोशन में आ जाता है। अब इसमें हम लोगों को जो आखिरी मोशन इस बार पढ़ना है वो है पीरियोडिक मोशन। तो इसको आवर्त गति हिंदी में बोलते हैं। तो इस गति में वस्तु जो होता है वो अपनी ही गति को बार बार दोहराता है, यानी कि ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन एट फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब मान लेते हैं कि कोई वस्तु जो है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, वो सबसे पहले यहाँ गया, फिर उसके बाद वो वापस यहाँ आया, फिर वापस यहाँ गया, फिर वापस यहाँ आया। तो ये क्या हो गया, एक पीरियोडिक मोशन हो गया, क्योंकि वो एक ही चीज़ को बार बार दोहराया जा रहा है। अब इसी में हम लोग यहाँ ये भी मान सकते हैं कि जैसे एक वस्तु है वो यहाँ सबसे पहले गति किया, फिर यहाँ गति किया, फिर वापस इधर गति करके वापस इधर गति कर दिया। तो इस तरह से ये भी पीरियोडिक मोशन हो गया, यानी कि वो वापस एक निश्चित समय अंतराल में अपना ही जो गति था उसी को दोहराया जा रहा है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। तो इसमें भी एग्जाम्पल में हम लोग मोशन ऑफ ए स्विंग इसमें भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, आप लोगों को पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में फर्क समझना चाहिए। पीरियोडिक मोशन जो है वो जरूरी नहीं कि वो एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे ही होते रहे, लेकिन इसमें क्या होता है कि वो अपने ही गति को दोहराता है। ऑसिलेटरी मोशन में भी वो देखिए ध्यान से दोहरा रहा है अपने गति को, यानी बार बार रिपीट कर रहा है, क्योंकि पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर ही गया। तो इसमें भी रिपीट कर रहा है, लेकिन ये ऑसिलेटरी मोशन हो गया क्योंकि एक निश्चित बिंदु के बस दाएं बाएं या ऊपर नीचे
इधर उधर किए जा रहा है, लेकिन इसमें जरूरी नहीं कि वो एक निश्चित बिंदु के दाएं या बाएं ही जाए, वो कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन उसी चीज को वापस फिर वो रिपीट कर देगा। अब एक और उदाहरण अच्छा सा लेते हैं जिससे आप लोगों को यह चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। अब ध्यान से देखिए, घड़ी होता है तो उसमें 3 कांटे होते हैं, तो मान लेते हैं ये जो है मिनट वाला कांटा है, तो मिनट वाला जो कांटा होता है वो इस तरह से ऐसे ऐसे करता है, फिर यहाँ पहुँचता है, फिर 1 घंटा होगा, फिर वापस ये यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से ये ध्यान से देखिए अपने गति को बार बार दोहरा रहा है, यानी सबसे पहले यहाँ से यहाँ आ गया, फिर वापस यहाँ से यहाँ आ गया, फिर वापस यहाँ से यहाँ आ गया। तो ये और वो भी एक निश्चित समय अंतराल में, यानी एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, क्योंकि हम हर 1 घंटा बाद ये अपने आप यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो है ये पीरियोडिक मोशन यानी कि आवर्त गति हो गया। और ये जो है एक तरह से सर्कुलर मोशन भी हो गया, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक ले तो ये एक सर्कुलर मोशन भी हो गया। तो इस तरह से ये दोनों ही मोशन हो गया। तो वास्तविक जीवन में जो ये सारे 4 तरह का आप लोगों ने मोशन देखा, तो ये सब मिक्स होता है, लेकिन हम लोग जो है इसे अलग अलग पढ़ रहे हैं, लेकिन रियल जिंदगी में ये सब जो होता है ये बहुत ही मिक्स होता है, यानी कि कोई भी वस्तु जो है वो एक समय पे 2-3 गति एक साथ भी कर सकता है। तो अभी आप लोगों ने इन 4 गति को देख लिया, यानी मोशन को देखा। तो इसमें से इस चैप्टर में ज़्यादातर ध्यान जो है वो लीनियर मोशन पे दिया गया है, और बाकी जो मोशन है उसके बारे में हम लोग आगे के क्लास में जरूर इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आप लोगों को बस लीनियर मोशन इसमें पढ़ना है, और लास्ट में थोड़ा सा सर्कुलर मोशन भी पढ़ना है। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, यानी डिस्क्राइबिंग मोशन। यानी कि हम लोग कोई भी वस्तु अगर मोशन कर रहा है तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि वो मोशन कर रहा है कि रेस्ट में है। तो हम लोग मतलब बताएंगे कैसे कि वो मोशन कैसे कर रहा है, किस तरफ कर रहा है। तो ये सब बताने के लिए आप लोगों को मैंने अभी बताया कि हम लोगों को एक रेफरेंस पॉइंट का जरूरत होता है, यानी कि एक निर्देश बिंदु का जरूरत होता है। और ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, तो एक फिक्स्ड पॉइंट यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कर रहा है, तो हम लोग कैसे बताएंगे कि वो मोशन कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर इस तरह से एक कार है जो कि इधर की तरफ ऐसे आगे की तरफ जा रहा है, तो हम लोग जो है सब आसपास मान लेते हैं कि एगो पोल इस तरह से खड़ी है। तब हम लोग इस पोल से देखेंगे कि सबसे पहले वो गाड़ी यहाँ था, कुछ समय बाद ये पोल से उस गाड़ी का दूरी बढ़ गया। तो इस रेफरेंस पॉइंट हम लोग जो यहाँ पे इस पोल को लिए, तब हम लोग को पता चला कि ये जो गाड़ी है ये गति में है, यानी मोशन कर रहा है। और अगर हम लोग जो है इसी रेफरेंस पॉइंट को अगर हम लोग बदल कर, अब मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर हम लोग इस गाड़ी में बैठे हुए हैं और हम लोग अपने आप को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, तब हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोगों से ये गाड़ी जो है वो उसका स्थिति बदल रहा है। तो मान लेते हैं कि अभी गाड़ी का स्थिति यहाँ है हम लोगों के एकदम पास में, फिर उसके बाद 1 सेकेंड बाद देखेंगे तब गाड़ी भले ही यहाँ आ जाए, लेकिन हम लोग तो इस पर अभी भी यहीं पे बैठे हुए रहेंगे। तो हम लोगों के लिए क्या वो गाड़ी जो है वो आगे बढ़ा नहीं बढ़ा, तो इस तरह से हम लोगों के लिए वो रेस्ट में ही रहेगा। लेकिन अगर हम लोग अपने आप को मतलब अगर रेफरेंस पॉइंट ले ले तब, लेकिन अगर हम लोग किसी और चीज़ को रेफरेंस पॉइंट बना ले तब हम लोगों को पता चलेगा कि ये जो गाड़ी है ये गति कर रहा है। तो इस तरह से रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से हम लोगों को पता चलता है कि कोई वस्तु जो है वो गति में है या नहीं है। ध्यान से देखिए, आप लोगों को जो है थोड़ा सा जो दिशा का ज्ञान है, यानी कि डायरेक्शन का जो ज्ञान होता है वो आप लोगों को जरूर होना चाहिए। कि ऊपर की तरफ हम लोग नॉर्थ लेते हैं, नीचे की तरफ साउथ लेते हैं, और अपने दाएं तरफ लेते हैं ईस्ट, और बाएं तरफ लेते हैं वेस्ट। और उसके बाद यहाँ से बीच से इस तरह का एक निकलता है जिसको कि इधर साइड हो जाता है नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे ऐसे बना ही देते हैं, तो ये इधर नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, इधर एक और इस तरह से जाता है। तो इस तरह से 8 दिशा मेन होता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट हो गया, इधर नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ पहले लेंगे फिर वेस्ट लेंगे, तो इधर नॉर्थ वेस्ट होता है। फिर उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले साउथ लेंगे तो ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, और उसके बाद इधर साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो ये 8 दिशाएँ होती है। तो अब मान लेते हैं कि कोई वस्तु जो है वो यहाँ पर से गति करना शुरू करता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसी को ओरिजिन भी बोलते हैं। तो यानी किसी भी चीज़ का बीज को जो ओरिजिन भी बोलते हैं। तो मान लेते हैं अब इसी ओरिजिन को हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान लिए। तो अब यहाँ से हम लोग कोई वस्तु जो है मान लेते हैं थोड़ा देर बाद यहाँ चला है, तब हम लोग क्या कहेंगे कि ये वस्तु जो है वो गति किया है। अब हम लोग को पता कैसे चला कि ये वस्तु गति किया है, तो हम लोग रेफरेंस पॉइंट से देखें कि उसका दूरी बढ़ गया है, तो इस तरह से स्थिति में परिवर्तन हुआ है, तो इसलिए हम लोग कह दिए कि ये गति किया है। अब ये किस दिशा में गति किया है, तो हम लोग कहेंगे कि ये नॉर्थ ईस्ट में गति किया है, यानी कि ये नॉर्थ ईस्ट की दिशा में आगे बढ़ा है। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, जो कि है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हम लोग जो है इस चैप्टर में स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसको कि लीनियर मोशन कहते हैं, उसी के बारे में ज़्यादातर पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग जो है स्ट्रेट लाइन पर कोई वस्तु जो है कोई ऑब्जेक्ट कैसे मोशन करता है वो देखते हैं।
तो अब ध्यान से देखिए, मान लेते ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन में हम लोग जो है इसे रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, यानी जो जीरो है इसे रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, इधर साइड निगेटिव जाता है, ये आप लोगों को तो पहले से ही पढ़ाया गया होगा, और इधर साइड पॉजिटिव जाता है। अब आप ये देखिए कि जब भी हम लोगों को स्ट्रेट लाइन पे किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन को दिखाना होता है तो हम लोग जो है उसको x के रूप में दिखाते हैं, यानी कि द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द क्वांटिटी x। यानी कि अगर मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और उसके बाद 5 सेकेंड बाद जो है वो यहाँ पे आ जाता है, तो अब हम लोग ध्यान से देखिए कि इसका स्थिति क्या हो गया है। इस शुरुआत में क्या था, यानी कि इसे हम लोग x1 मान लेते हैं, तो शुरुआत में 0 था तो इस तरह से 0 लिख दिए। उसके बाद अब ये जो है इसका पोजीशन बदल कर क्या हो गया 5 सेकेंड बाद, ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 5 सेकेंड लगा है, तो 5 सेकेंड बाद इसका पोजीशन क्या हो गया 2 हो गया। तब हम लोग लिख देंगे कि x2 बराबर क्या हो गया है 2 हो गया है। और इसमें जो है चिन्ह का भी ध्यान देना होता है, यानी प्लस और माइनस। अगर हम लोग मान लेते हैं कि लिख दे कि x3 बराबर -2 हो गया, तो इसका मतलब ध्यान से देखिए क्या हुआ कि सबसे पहले x1 यानी जो पोजीशन है, ये जो x होता है ये पोजीशन को दर्शाता है, तो यानी इसका सबसे पहले पोजीशन क्या था 0 था, यानी वो 0 पर था। फिर उसके बाद x2 यानी कि 5 सेकेंड बाद जो है उसका वो यहाँ पहुँच गया था 2 पर, तो ये 2 हो गया। अब मान लेते हैं कि 10 सेकेंड बाद जो है 10 सेकेंड के बाद वापस ये गति किया और यहाँ से अब ये -2 पे आ गया है, तो इससे हम लोग को ये पता चल गया कि ये जो है अब विपरीत दिशा में गति करने लगा है। तो ये जो नेगेटिव साइन हुआ ये हम लोगों को क्या दिखा रहा है दिशा को, यानी कि उल्टी दिशा में जब गति करने लग जाए तब हम लोग इसमें माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x इंडिकेट्स द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ यानी कि ये जो ओरिजिन है जिसे हम लोग निर्देश बिंदु लिए माने हैं, वहाँ से हम लोगों का जो दूरी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो हम लोगों को x का जो संख्यात्मक मान होता है यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि जैसे 2 है, तो यहाँ से भी ये 2 यूनिट ही गति किया है, यानी कि इसका स्थिति अभी भी 2 सेंटीमीटर मान ले, अगर ये सेंटीमीटर में हो तो 2 सेंटीमीटर ही गया है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो दोनों में ही सेम है कि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, लेकिन ये जो माइनस चिन्ह हो गया यानी कि जो साइन होता है वो हम लोग को बताता है कि वो किस दिशा में है। अगर हम लोग +2 बोलेंगे तब उसका मतलब होगा कि ये जो रेखा है उसके ये दाएं तरफ गति किया है, और अगर हम लोग -2 बोल दिए यानी कि वो उल्टी साइड आया है, यानी कि बाएं तरफ आ गया है। तो ये जो साइन होता है ये आप लोगों को खास ध्यान रखना है, क्योंकि ये साइन ही हम लोगों को बताता है कि वो वस्तु जो वो गति किस दिशा में किया है। तो अब जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि मोशन और रेस्ट क्या होता है, यानी कि समय के साथ और अपने रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर कोई वस्तु यानी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपना स्थान यानी पोजीशन जो है वो बदल रहा है तब हम लोग कहते हैं कि वो मोशन में है, और अगर स्थान नहीं बदल रहा है तब हम लोग कहते हैं कि वो रेस्ट में है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, यानी कि गति के कितने प्रकार होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने 4 टाइप को देखा, यानी कि सबसे पहला लीनियर मोशन, उसके बाद सर्कुलर मोशन, उसके बाद ऑसिलेटरी मोशन और लास्ट में फिर पीरियोडिक मोशन देखे थे। फिर उसके बाद हम लोग देखे डिस्क्राइबिंग मोशन, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो हम लोग उस मोशन के बारे में किसी को अगर बताना होगा तो कैसे बताएंगे, यानी उसका वर्णन कैसे करेंगे। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से जो है कोई वस्तु गति कर रहा है या विराम में है ये बदल जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सीधी रेखा यानी कि रैखिक गति अगर हो यानी लीनियर मोशन हो तब उसमें जो है कोई वस्तु को हम लोग कैसे बताएंगे कि वो किस तरफ गति कर रहा है, यानी कि अगर हम लोग इस तरफ अगर +2 लिख दिए तब यानी कि वो दाएं तरफ गति कर रहा है, और -2 लिख दिए यानी कि वो इस तरफ गति कर रहा है। और इसमें हम लोग ऊपर नीचे भी ले सकते हैं, अगर मान ले कि कोई वस्तु जो है वो सीधी रेखा में ऊपर की ओर गति कर रहा है। अब मान लेते हैं इसे हम लोग 0 मान लेंगे, तो ये हो गया हम लोगों का ओरिजिन यानी कि निर्देश बिंदु। अब यहाँ से मान लेते हैं अगर हम लोग +2 लिख दिए, यानी कि हम लोग को इससे ये पता चल गया कि ऊपर के साइड हम लोग प्लस लेते हैं, तो +2 से हम लोगों को पता चल जाएगा कि वो वस्तु ऊपर की ओर गति किया है। अगर वहीं हम लोग -3 लिख दे तो -3 का मतलब हो जाएगा कि वो जो है कोई वस्तु ऊपर था और वो नीचे की ओर आ रहा है। तो इस तरह से ये प्लस माइनस का चिन्ह जो है हम लोगों को दर्शाता है कि वो वस्तु किस दिशा में गति कर रहा है। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं जो कि है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये टॉपिक जो है ज़्यादातर बच्चों को बहुत ही समझ में नहीं आता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, तो इस टॉपिक को हम लोग जो है बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो अब ध्यान से देखिए कि सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ था,
अब कुछ समय के बाद मान लेते हैं कि 6 सेकेंड के बाद हम लोगों ने देखा कि वो वस्तु अब यहाँ से यहाँ आ गया, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे निर्देश बिंदु अपने आप को माना है, तो इसलिए हम लोगों के हिसाब से सबसे पहले ये यहाँ था, फिर अब वो यहाँ आ गया। तो मान लेते हैं कि इस तरह से वो गति किया, तो ये जो हो गया यहाँ से यहाँ तक ये दूरी तय किया, तो इसी को हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। यानी कि जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ था, फिर वो यहाँ से यहाँ गया, तो वो कितना दूरी तय किया, ये दूरी तय किया। तो ये जो एक्चुअल पाथ लेंथ है इसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो सरल रेखीय दूरी होगा उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इस केस में जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये भी बराबर ही होगा, मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर दूरी तय किया है तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही होगा। अब ध्यान से देखिए डिस्प्लेसमेंट का अगर डिफाइन आप लोग देखें तो वो ये होता है कि द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ और द स्ट्रेट पाथ लेंथ फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो कोई भी वस्तु है उसका जो प्रारंभिक स्थिति यानी जो इनिशियल पोजीशन था उससे इसका अंतिम पोजीशन जो था यानी अंतिम स्थिति वहाँ तक का जो सरल रेखीय दूरी यानी सबसे छोटा दूरी जो होता है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ था, वो सबसे पहले अब यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ आ गया। अब ध्यान से देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे ये 10 मीटर आगे की ओर गया था, ये हो गया ए बी और सी, तो ये इस तरह से आगे गया, फिर उसके बाद यहाँ पे ये 5 मीटर गया, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा यानी दूरी कितना तय किया वो क्या हो जाएगा 10 + 5, यानी कि इसका डिस्टेंस हो गया 15 मीटर। तो इस तरह से ये 15 मीटर यानी कि दूरी तय किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसका इनिशियल पोजीशन और इसका जो अंतिम पोजीशन यानी जो फाइनल पोजीशन है इसके बीच का सबसे छोटा दूरी। अब ध्यान से देखिए ये दूरी जो है ये थोड़ा बड़ा है और इस यहाँ से यहाँ तक का, जबकि ये छोटा दूरी जो होता है इसे ही डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन कहा जाता है हिंदी में। और ये जो होता है ये हमेशा दूरी से कम हो सकता है या फिर दूरी के बराबर भी हो सकता है। वो कैसे, अब मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से इस तरह से ऐसे गया, तो अब ये इसे हम लोग ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, यानी कि वो ए से बी तक गया और यहाँ पे वो जो है मान लेते हैं 10 मीटर का दूरी तय किया। अब फिर वो बी से ए तक वापस आ गया, तो 10 मीटर इस तरह से वो वापस से तय किया। तो इस तरह से इसका जो टोटल डिस्टेंस टेबल हो गया वो क्या हो गया 20 मीटर हो गया, यानी कि सबसे पहले 10 मीटर इधर गया, 10 मीटर इधर गया, तो वो कितना चला, तो वो 20 मीटर दूरी तय किया। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसका इनिशियल पोजीशन और जो फाइनल पोजीशन है उसका दूरी। तो अब ध्यान से देखिए इसका जो इनिशियल पोजीशन था वो ए था और उसके बाद इसका जो फाइनल पोजीशन यानी कि पूरा दूरी तय करने के बाद जो उसका इनिशियल फाइनल पोजीशन था वो वापस ए ही रह गया, तो यानी कि वो यहाँ से यहाँ गया फिर वापस यहीं आ गया। तो इस केस में ये जो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह से हम लोग मान ले कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ जाता है यानी ए से बी जाता है जो कि 10 मीटर है। अब अगर कोई वस्तु जो है वो सीधी रेखा में जाता है ना, तब उसका जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है वो दोनों ही बराबर हो जाता है, यानी इसका डिस्टेंस भी 10 मीटर हुआ और इसका डिस्प्लेसमेंट जो कि इसका फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का दूरी होता है ये सेम ही हो जाएगा 10 मीटर का। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यानी डिस्टेंस जो होता है वो उस दूरी को बोलते हैं जो वो कवर किया यानी जितना वो ट्रेवल किया है कोई भी ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जरूरी नहीं कि वो ही डिस्टेंस हो, मतलब अगर यहाँ से ऐसे ऐसे करते करते भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पहुँच गया तब ये मान लेते हैं कि ये पूरा इस तरह से ये जो दूरी हुआ ये 30 मीटर का था, तो ये इसका डिस्टेंस हुआ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का एक सीधा रेखा जो यानी कि जो सबसे छोटा दूरी होगा ये, तो ये मान लेते हैं कि सिर्फ 10 ही मीटर था, तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया इसका डिस्टेंस। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये बात होता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा या तो कम होगा या फिर डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या फिर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 0 हो सकता है। लेकिन ये कभी नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से ज़्यादा हो गया, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उससे डिस्प्लेसमेंट कभी भी एकदम ज़्यादा नहीं हो सकता है, हमेशा या तो कम ही होगा 0 हो सकता है या फिर उसके बराबर हो सकता है डिस्टेंस के।
अब इससे हम लोग जुड़े हुए बहुत सारी बातों को भी देख लेते हैं, जैसे कि डिस्टेंस जो होता है उसे हम लोग एस से सूचित करते हैं, यानी स्मॉल एस इस तरह से लिख दिए तो इसका मतलब डिस्टेंस होता है। और डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग एस से ही सूचित करते हैं, यानी कि दोनों ही एस ही होता है। बस अंतर ये होता है कि डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है ये हम लोग आगे टॉपिक में देखने वाले हैं। लेकिन अभी आप लोग बस ये समझ लीजिए कि स्केलर क्वांटिटी होता है ये डिस्टेंस, यानी कि इसमें जो है दिशा का ध्यान नहीं दिया जाता है, डायरेक्शन का ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में दिशा जो होता है उस पर भी ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह से डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, यानी कि इसमें हम लोग जो है डायरेक्शन का ध्यान नहीं देते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि ये एक सदिश राशि है जिसमें दिशा का भी ध्यान देना होता है, जबकि इसमें नहीं देना होता। तो ये अदिश हो गया, ये सदिश हो गया। फिर उसके बाद डिस्टेंस का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो अब ध्यान से देखिए, डिस्टेंस का एसआई मात्रक मीटर होता है। और डिस्टेंस का और भी बहुत सारा मात्रक हो सकता है, जैसे कि डिस्टेंस को हम लोग किलोमीटर में भी नापते हैं, फिर उसके बाद सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं। तो ये सब इसका मात्रक हो गया, यानी कि यूनिट हो गया, जिसमें हम लोग डिस्टेंस को मापेंगे। तो इसी के साथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो टॉपिक था वो पूरा हुआ, यानी कि डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ लेंथ हो गया और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है। तो इस तरह से आप लोगों को इसके बीच का फर्क भी पता चल गया, और दोनों को ही हम लोग स्मॉल एस से सूचित करते हैं, और दोनों का जो एसआई मात्रक होता है वो सेम ही होगा, मीटर होगा इसका भी और इसका भी मीटर ही होगा, क्योंकि दोनों है तो एक तरह से दूरी ही। बस अंतर इतना है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फाइनल पोजीशन है और जो इनिशियल पोजीशन है उसके बीच का सबसे छोटा दूरी होता है, और डिस्टेंस जो होता है वो पूरा पाथ का दूरी होता है, यानी कि अगर वो इस तरह से भी कहीं से भी इस तरह से ऐसे ऐसे गति करके आया है तो यहाँ ये जो पूरा दूरी होता है इसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं और इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब अगला टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि सदिश और अदिश राशि ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, द फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड टू एक्सप्रेस इट कंप्लीटली, यानी कि कोई भी ऐसा राशि जिसको हम लोग केवल उसका जो परिमाण होता है यानी मैग्नीट्यूड होता है उसी से हम लोग बता सकते हैं। अब जैसे अगर हम लोग बोले कि हम लोग जो है यहाँ से इस तरह से यहाँ पर आ गए, तो हम लोगों ने ये जो दूरी तय किया यानी जो डिस्टेंस है, क्या इसमें हम लोग दिशा के बारे में बताएंगे, नहीं बताते हैं। तो ये एक तरह से स्केलर क्वांटिटी हो गया। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसमें हम लोग दिशा का भी ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर हम लोग जैसे मान ले यहाँ से इधर गए और फिर वापस यहाँ से यहाँ आ गए, तो अब ध्यान से देखिए, यानी कि सबसे पहले इधर गए हैं फिर इधर आए हैं, तो इसमें हम लोग जो है दिशा का भी ध्यान देते हैं। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो अब उसका दिशा बदल जाता है। लेकिन डिस्टेंस में ऐसा कुछ नहीं होता, डिस्टेंस में बस हम लोगों को मैग्नीट्यूड का ध्यान देना होता है। अब इसी तरह से और भी बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि स्पीड है, तो स्पीड भी जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, उसमें भी डायरेक्शन नहीं देखा जाता है। अब मास है, जैसे अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इसका वजन जो है वो 5 किलो है, भार जो है 5 किलो है, तब हम लोग क्या इसमें ये बोलते हैं कि ये 5 केजी नॉर्थ में है या 5 केजी उत्तर में है, इस तरह से नहीं ना बोलते हैं। तो इस तरह से मास जो हो गया वो स्केलर क्वांटिटी हो गया, यानी इसमें हम लोग डायरेक्शन नहीं देखते हैं, बस उसका मैग्नीट्यूड देखते हैं। फिर उसके बाद आता है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल में हम लोग जो है लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि होता है, यानी इसमें जो है परिमाण और दिशा दोनों ही होता है। फिर इसी का और एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि फोर्स। अब जो बल होता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि बल जो है वो भी हम लोग बता सकते हैं, उसमें भी हम लोग दिशा का भी बताते हैं। यानी कि हम लोग ये अगर एक दरवाजा इस तरह से है तो अगर हम लोग बोलेंगे कि ये बल जो है इस तरफ लग रहा है यानी ईस्ट के तरफ लग रहा है, उस तब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है उधर के तरफ खुलेगा ये दरवाजा। और वही अगर सेम बल जो है इधर के तरफ लगे यानी वेस्ट के तरफ, तब हम लोग कहेंगे कि ये दरवाजा इधर की तरफ खुलेगा। तो इस तरह से जो बल होता है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होता है इसे आप लोग आगे के क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस आप लोग इतना अच्छे से समझ लीजिए कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी हो गया जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है यानी कि केवल परिमाण है, और जबकि वेक्टर क्वांटिटी में दोनों ही होता है यानी परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा।
अब देखते हैं सिंबल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, यानी जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसको हम लोग इस तरह से निरूपित करते हैं, यानी कि भी उसके ऊपर एक इस तरह से तीर लगा देते हैं। यानी कि अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो डिस्प्लेसमेंट को एस लिखते हैं और उस पर इस तरह से एक तीर लगा देंगे, तो इस तरह से हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसमें डायरेक्शन को भी देखा जा रहा है। फिर इसी तरह से अगर फोर्स है तो फोर्स के ऊपर भी हम लोग इस तरह से तीर लगा देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी जानना है तो हम लोगों को दिशा तो अच्छा से एकदम पता ही करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले आ गया नॉर्थ, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, और इसके ठीक बीच में इधर नॉर्थ ईस्ट हो गया, इधर नॉर्थ वेस्ट, इधर साउथ वेस्ट और इधर साउथ ईस्ट। तो ये 8 डायरेक्शन होता है। अब अगर हम लोग जो है मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि थोड़ा कुछ समय के बाद वो यहाँ पे आ जाता है, और मान लेते हैं यहाँ पे ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरह से है, और हर तरफ इसी तरह से है 1 2 3 4 5, इधर से भी 1 2 3 4 5, इस तरह से हर तरफ 5 5 है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर अगर आ गया है तो ध्यान से देखिए ये कहाँ पे आ गया, 1 2 3 पे आ गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ये 3 यूनिट, यानी कि यहाँ पे यूनिट हम लोग लिख रहे हैं, यानी कि ये मान लेते हैं अगर ये मीटर में होता तो हम लोग 3 मीटर लिखते, यानी कि ये 3 मीटर और किस तरफ है, ईस्ट तरफ है। तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो 3 मीटर ईस्ट की तरफ गया है, तो यानी कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 मीटर ईस्ट हो जाएगा। जबकि इसका जो डिस्टेंस होगा उसमें हम लोग केवल सिर्फ 3 मीटर लिखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस में हम लोग डायरेक्शन नहीं देखते हैं, क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरह से डिस्टेंस केवल 3 मीटर होगा, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग किसी को बताना होगा तब हम लोग कहेंगे कि 3 मीटर ईस्ट में है। और वही अगर इधर पहुंच जाता, ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से यहाँ जाता, तब हम लोग क्या कहते हैं कि 1 2 3 4 5 5 है, यानी कि हम लोग कहते हैं कि 5 मीटर नॉर्थ है। तो इस तरह से हम लोग जो है इस बताते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट को। फिर अगर इसी तरह से यहाँ पे कहीं पे आ जाए ये ऑब्जेक्ट, तो ध्यान से देखिए ये 2 है, तो हम लोग कहेंगे कि ये 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट के तरफ गया है। तो इस तरह से हम लोग दिशा के साथ किसी भी दूरी को बताते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं रेट ऑफ मोशन, यानी कि गति की दर क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। तो गति की दर जो होता है उसका मतलब होता है कि गति जो है वो किस दर से हो रही है, यानी कि उसका स्पीड क्या है। यानी कि इस गति की दर से ही हम लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ स्पीड का बात हो रहा है। तो सबसे पहले इसे हम लोग जो है एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट था जो कि यहाँ पे था, अब उसके बाद यानी कि इसे हम लोग 0 मान लेते हैं, यानी निर्देश बिंदु मान लेते हैं। अब यहाँ से ये जो है 1 सेकेंड के बाद यहाँ पहुँच गया, तो मान लेते हैं यहाँ पे 10 था, यानी ये जो ये सब मीटर में चल रहा है, यानी ये 0 मीटर ये 10 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको जो है 1 सेकेंड लगा। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ से यहाँ पे आ गया, यानी कि 30 पे आ गया, और यहाँ पे जाने में भी इसको 1 सेकेंड लगा। तो अब ध्यान से देखिए कि इसमें सबसे पहले वो 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ गया, यानी कि दूरी कितना तय किया यहाँ पे 10 मीटर का। उसके बाद वो अगला 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ चल गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना समय लगा, 1 सेकेंड, और वो दूरी कितना तय किया, यानी 10 से 30 गया, यानी कि यहाँ पे वो 20 मीटर का दूरी तय किया होगा। अब ध्यान से देखिए ये 20 मीटर का दूरी तय किया यहाँ, और यहाँ 10 मीटर, तो इसका कुल दूरी कितना हो गया, 30 मीटर हो गया। यानी वो 30 मीटर का दूरी तय किया है, और कितना समय में किया है, तो 2 सेकेंड में किया है, तो यानी कि 2 सेकेंड में तय किया है। तो इस तरह से अगर हम लोग इसे काट दे तो ये 15 आ जाएगा, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट था ये 15 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहा था। अब सबसे पहले आता है एवरेज स्पीड, यानी कि औसत चाल। तो ये क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, यानी कि किसी भी एक इकाई समय में कोई वस्तु जो है वो कितना दूरी तय किया, इसी को हम लोग एवरेज स्पीड बोलते हैं, यानी कि औसत चाल बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बटा टोटल टाइम टेकन, यानी कि उस वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा उस वस्तु द्वारा कितना समय लिया गया वो होता है। और इसको हम लोग जो है v बराबर s/t करते हैं। अब ध्यान से देखिए ये जो v है ये क्या है, इसे हम लोग बाद में देखेंगे। अभी बस आप लोग ये देखिए कि s आप लोगों को पता है दूरी है, और समय को t से बताते हैं। तो इस तरह से s/t करने पर हम लोगों को यहाँ पे स्पीड मिल जाता है, एवरेज स्पीड। अब स्पीड क्या होता है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि एक छोटे समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ही हम लोग स्पीड बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इसमें औसत चाल ये जो निकला है ये औसत चाल है, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकेंड से ये इस तरह से चल रहा है, लेकिन ये हर जगह 15 मीटर प्रति सेकेंड से ही नहीं चल रहा था, क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पर ये एक सेकेंड में सिर्फ 10 मीटर ही दूरी तय किया है। तो यानी कि यहाँ पे इसका जो स्पीड था
वो थोड़ा कम होगा, इसलिए वो कम दूरी ही तय कर पाया। जबकि यहाँ से यहाँ तक पहुँच यानी कि 20 मीटर का जो दूरी तय किया वो भी एक ही सेकंड में किया, यानी यहाँ से यहाँ तक का इसका जो स्पीड होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इसे हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि यहाँ से अगर यहाँ तक का केवल स्पीड निकाले तो डिस्टेंस हो गया 10 और बटा टाइम कितना हो गया 1, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड आ गया इसका। और इसको हम लोग जो है s का पावर -1 भी लिखते हैं, यानी कि ये m बटा s है। जो m बटा एस जो है वो और कुछ नहीं बल्कि स्पीड का मात्रक होता है, क्योंकि हम लोग जो है दूरी को m यानी मीटर से नापते हैं और समय को का ऐसा ही मात्रक s होता है, तो इसलिए ये मीटर प्रति सेकेंड आ गया। तो मीटर प्रति सेकेंड है, और आप लोगों को पता हो कि जो चीज़ बटा में होता है उसका पावर अगर हम लोग माइनस कर दे तो वो ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से 10 मीटर प्रति सेकेंड इसका स्पीड यहाँ से यहाँ तक का है। अगर हम लोग अब यहाँ से यहाँ तक का स्पीड निकाले तब वो क्या हो जाएगा, तो दूरी कितना तय किया है 20 बटा समय कितना लगा 1, तो यहाँ से यहाँ तक का इसका ध्यान से देखिए ये क्या हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड का स्पीड हो गया। तो इस तरह से हम ये यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय किया या यहाँ से यहाँ तक का, तो ये एक छोटा समय अंतराल था और उसमें जो दूरी तय किया तो ये नॉर्मल स्पीड हो गया। लेकिन अब इन सभी का जो औसत था वो हम लोग इस तरह से निकालते हैं कि औसत स्पीड कितना था, तो 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो बस यही अंतर होता है स्पीड और एवरेज स्पीड में। स्पीड जो होता है वो छोटे समय अंतराल में जैसे सिर्फ 1 सेकेंड में निकाले तो ये हो गया इसका स्पीड, और अगर एक बड़े समय अंतराल में जो है अगर वो असमान चाल से चल रहा है यानी स्पीड जो है बदल रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ कुछ और स्पीड था, यहाँ से यहाँ कुछ और स्पीड, तब हम लोग क्या करते हैं कि उसका एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं करते बल्कि जितना भी दूरी तय किया उस सबको जोड़ देते हैं और जितना भी समय लगा है उसको उससे भाग दे देते हैं, तो इससे हम लोगों का एवरेज स्पीड निकल जाता है। अब ये देखिए कि स्पीड का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, तो स्पीड जो होता है वो क्या होता है s बटा टी, यानी कि जो दूरी तय किया है यानी जो डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं या फिर उसका डिस्टेंस बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग केवल सीधा रेखा में जो लीनियर मोशन था उसके बारे में ही बात कर रहे हैं, और लीनियर मोशन में जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होता है। तो इसलिए s जो है यहाँ पे दोनों में से कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा ही मात्रक क्या था, मीटर था, और टाइम का आप लोगों को पता होगा कि सेकेंड होता है, तो इस तरह से मीटर प्रति सेकेंड आ गया। लेकिन हम लोग जो है इसको बदल सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में भी, क्योंकि आप लोगों ने ट्रेन को भी देखा होगा कि ट्रेन जो होता है वो उसका स्पीड इस तरह से रहता है कि इतना 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड इस तरह से रहता है। तो इसे हम लोग जो है इस तरह से अलग अलग मात्रा में भी लिख सकते हैं, अलग अलग मात्रक के साथ भी लिख सकते हैं। लेकिन मीटर प्रति सेकेंड जो होता है वो इसका ऐसा ही मात्रक हो जाता है स्पीड का, और जबकि किलोमीटर प्रति आवर में भी हम लोग इसको बता सकते हैं या फिर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड में भी दिखा सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड को। और एक और बात जो आप लोगों को स्पीड के बारे में जानना है वो ये है कि स्पीड जो होता है वो भी स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी कि इसमें भी हम लोग जो है दिशा का ध्यान नहीं देते हैं, डायरेक्शन नहीं देखते हैं कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, बस हम लोग स्पीड जो होता है उसमें सिर्फ नंबर लिखते हैं, यानी कि यहाँ 15 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से ये गति कर रहा है, लेकिन किस दिशा में कर रहा है ये हम लोगों को स्पीड से नहीं पता चलता है। लेकिन अब हम लोग अगर बोल दे किसी को कि 15 मीटर प्रति सेकेंड से ये जो है स्पीड से कहीं पे गति कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो अब हम लोग उसको ये कैसे बताएं कि आखिर वो कहाँ पे गति कर रहा है, किस दिशा में गति कर रहा है। तो उसके लिए एक और नया जो टर्म आता है वो होता है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कुछ नहीं है बल्कि द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, यानी एक निश्चित दिशा में ही जो इसका चाल होता है यानी स्पीड होता है उसी को हम लोग वेलोसिटी यानी कि वेग बोलते हैं। मतलब कि अगर हम लोग इसी एग्जाम्पल को ले तो ये इधर से इधर की तरफ गति कर रहा था, तो यानी कि इधर साइड क्या होता है, ईस्ट होता है। तो अगर हम लोग इसको लिख दे कि 15 मीटर प्रति सेकेंड ईस्ट में, तब ये इसका वेग हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट का, तो इसी को वेग कहते हैं। अब ध्यान से देखिए वेग में हम लोग क्योंकि दिशा भी देख रहे हैं तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब इन दोनों में हम अंतर जरूर एग्जाम में पूछता है कि आखिर चाल और वेग में क्या अंतर है, तो आप लोगों को इसलिए मैं ये सब चीज़ बता रहा हूँ कि स्पीड जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि वेलोसिटी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब स्पीड का ऐसा ही मात्रक क्या था, मीटर प्रति सेकेंड। अब वेलोसिटी का भी जो ऐसा ही मात्रक होगा वो भी मीटर प्रति सेकेंड ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में ही ध्यान से देखिए s बटा टी होता है। इस तरह से s यानी कि जो दूरी या विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीधी रेखा में गति का बात हो रहा है। तो इस तरह से ये s का मीटर हो गया और समय को हम लोग s में करते हैं, तो दोनों
का ही ऐसा ही मात्रक सेम होता है। और अब आते हैं इस फॉर्मूला पे, ध्यान से देखिए v बराबर एस बाई टी। तो ये जो v है ना, ये और कुछ नहीं, वेलोसिटी के लिए v लिखा जाता है। तो यहीं से ये फॉर्मूला आया है v बराबर एस बाई टी। अब क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड ये दोनों ही एक सीधी रेखा में, यानी कि एक लीनियर मोशन जब होता है तो उसमें वेलोसिटी और जो स्पीड होता है वो दोनों ही सेम हो जाता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोग जो है स्पीड में भी यही लिखते हैं कि v बराबर एस बाई टी, और वेलोसिटी में भी यही लिखते हैं कि v बराबर एस बाई टी है। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? तो इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय द टाइम इट टुक टू मूव फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। मतलब कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ तक गया, यानी कि 10 मीटर मान लेते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये इसका डिस्टेंस भी हुआ और डिस्प्लेसमेंट भी। तो यानी कि यहाँ बस पोजीशन में जो अंतर आया है, चेंज आया है, उसका बात हो रहा है। तो ये 10 मीटर हो गया, तो ये 10 हो गया, और उसके बाद उसको जब हम लोग इस यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा, मान लेते हैं कि यहाँ 3 सेकेंड लगा था, तो बटा 3 कर देंगे, यानी कि 3 से भाग कर देंगे समय से, तो यही इसका एवरेज वेलोसिटी हो जाता है। लेकिन अब मान लेते हैं कि यहाँ से फिर यहाँ वापस चल गया, तो ये जो है यहाँ पे जाने में मान लेते हैं कि 2 सेकेंड लगा, और यहाँ पे ये डिस्टेंस ट्रेवल किया 8 मीटर का। तो अब अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी इसका निकालेंगे तब वो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का वेलोसिटी इतना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का वेलोसिटी भी अगर हम लोग निकालेंगे तो ये 8 मीटर बटा 2 सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का वेलोसिटी ये हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का वेलोसिटी ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u प्लस वी बाई टू। अब ध्यान से देखिए, यहाँ जो u होता है वो इसका इनिशियल वेलोसिटी को होता है, और जो v होता है वो इसका फाइनल वेलोसिटी होता है। तो यानी कि एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो इनिशियल है और जो फाइनल वेलोसिटी है उसको जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को ही जोड़ देंगे, तो ये हो गया 10/3 प्लस यहाँ पे 4 आया था तो 4 कर देंगे, तो और बटा कर देंगे 2। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो तब हम लोगों का एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, बटा में 3 आ जाएगा, तो ये 10 का 10 रह गया, प्लस 4 3 12 हो गया, और फिर ये बड़ा में 2 आ गया बटा में। तो अब ये जुड़ करके कितना हो गया, 10 10 20 22, और फिर ये गुना इधर जो है वो इसमें गुना हो जाएगा, तो ये हो गया 6, यानी कि 22/6 जो है ये इसका एवरेज वेलोसिटी आ गया, और ये भी मीटर प्रति सेकेंड में ही रहेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है इसका एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो इस तरह से हम लोगों ने रेट ऑफ मोशन में देखा सबसे पहले एवरेज स्पीड, जो कि क्या होता है कि एक निश्चित समय अंतराल में, यानी एक इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा कुल तय की गई दूरी को ही हम लोग एवरेज स्पीड बोलते हैं। और अगर हम लोग जो ये जो समय है, इकाई समय, इसे और छोटा ले ले तब हम लोग उस चीज़ का स्पीड निकाल लेते हैं उस वस्तु का। तो यानी स्पीड और एवरेज स्पीड कुछ नहीं, बल्कि सेम ही चीज़ है। बस एवरेज स्पीड में हम लोग क्या करते हैं कि कोई वस्तु जहाँ से शुरू किया एकदम अंत तक बहुत ज़्यादा दूरी लिया है, तो बहुत ज़्यादा समय भी होगा इसमें, तो उस पूरे का हम लोग स्पीड एक साथ निकालते हैं, उसका यानी औसत निकाल देते हैं। जबकि जो स्पीड होता है उसमें हम लोग केवल एक छोटे से समय में हम लोग देखते हैं कि वो वस्तु कितना दूरी तय किया है, उसमें हम लोग उसका स्पीड देखते हैं। तो ये हो गया स्पीड और एवरेज स्पीड। और उसके बाद हम लोगों ने वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी देखा। तो वेलोसिटी क्या होता है कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एन डेफिनिट डायरेक्शन, यानी एक निश्चित दिशा में जो स्पीड होता है उसी को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी जो है वो कुछ नहीं है, बल्कि जितना भी वेलोसिटी होता है अलग अलग समय अंतराल में, उन सभी को जोड़कर हम लोग जो है 2 से भागा कर देते हैं। तो ये तो सिंपल मैथ ही है कि अगर हम लोगों को किसी भी चीज़ का माध्यिका निकालना होता है, यानी कि औसत निकालना होता है, एवरेज, तो हम लोग क्या करते हैं कि उन दोनों को जोड़कर 2 से भागा कर देते हैं। तो यहाँ पर भी अगर 2 को इस तरह से वेग है तो उसको हम लोग 2 से भाग कर देंगे, तो ये औसत वेग हो जाएगा। तो ये हम लोगों का रेट ऑफ मोशन वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब आगे एक कॉन्सेप्ट आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि समान चाल और असमान चाल। तो ध्यान से देखिए इसका क्या मतलब होता है। अब एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर था, 1 सेकेंड बाद वो जो है 5 मीटर दूर चल गया, फिर वापस अगला 1 सेकेंड में वापस 5 मीटर दूर चल गया, फिर वापस 1 सेकेंड हुआ तो वापस 5 मीटर आगे बढ़ गया, फिर वापस 1 सेकेंड हुआ तो वापस 5 मीटर बढ़ गया। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या हो रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है, तो इसी को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो यानी कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसी को हम लोग इस तरह से मान लेते हैं कि यहाँ पर एक रेखा है, तो यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 15, यहाँ 20, इस तरह से लिख दिए। अब मान लेते हैं कि
यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 1 सेकेंड लगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकेंड लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड, यानी कि सब में 1-1 सेकेंड ही लगा है। तो इस तरह से समय अंतराल कितना हो गया, यानी समय में अंतर कितना कितना का है, 1-1 सेकेंड का। और उसके बाद इसमें जो दूरी का अंतर है वो कितना है, यानी दूरी जो है यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 से 10 गया, यानी 5 का अंतर है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यानी कि 1 सेकेंड में 5 मीटर आगे गया, दूसरा सेकेंड में भी 5, इस तरह से समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि समान गति। अब असमान गति में क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, अब वो 1 सेकेंड में 10 मीटर दूरी आता है 1 सेकेंड में, फिर अगला 1 सेकेंड में वो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट पहुँच जाता है, यानी कि 30 मीटर का दूरी तय कर लेता है, यानी यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर का दूरी है। फिर अगला 1 सेकेंड में वो यहाँ पर सिर्फ 5 मीटर का ही दूरी तय किया। तो ध्यान से देखिए इसमें हुआ क्या कि सबसे पहले समान अंतराल तो एक ही 1 सेकेंड का है, लेकिन इसमें जो दूरी तय किया वो बदल गया है। तो यानी कि समान समय अंतराल में अगर कोई वस्तु जो है वो अनइक्वल डिस्टेंसेज कवर करता है, तब हम लोग कहते हैं कि वो वस्तु असमान गति में यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। मान लेते हैं यहाँ पर भी एक इस तरह से नंबर लाइन बनाते हैं, तो ये हो गया 0 यानी निर्देश बिंदु, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह से लेते हैं। तो ये जो है मीटर में हम लोगों का दूरी हो गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ से पहले वस्तु जो है वो यहाँ जाता है, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ चल गया, और इसमें इसको मान लेते हैं कि 1 सेकेंड लगा। अब यहाँ से यहाँ गया, इसमें भी 1 सेकेंड लगा, लेकिन अगला बार वो यहाँ से यहाँ गया, इसमें उसको 1 सेकेंड लगा, और फिर अगला बार 1 सेकेंड में वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पहुँचने में भी उसको 1 सेकेंड लगा। तो अब ध्यान से देखिए इसमें समय अंतराल तो समान ही है, यानी 1 सेकेंड का दूरी, 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ, फिर 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ, फिर अगला 1 सेकेंड में लेकिन यहाँ से यहाँ चल गया, और अगला 1 सेकेंड में बस यहाँ से यहाँ ही गया। तो इससे हम लोग को पता चला कि ये असमान गति में, क्योंकि ये अलग अलग यहाँ का अगर अंतर निकालेंगे तो 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, लेकिन यहाँ कितना दूरी हो गया इसका 2 मीटर का हो गया, और यहाँ सिर्फ आधा मीटर का ही हुआ 0.5 मीटर का, इसलिए ये असमान दूरी तय कर रहा है, इसलिए असमान चाल में हो गया। तो इस तरह से ये यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो त्वरण जो होता है वो कुछ नहीं बल्कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, यानी कि मान लेते हैं कि कोई वस्तु जो है वो यहाँ से यहाँ तक गया, तब वो 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहा था। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम ही रहेगा अगर वो लीनियर मोशन में रहेगा। तो इस चैप्टर में हम लोग केवल लीनियर मोशन का बात कर रहे हैं, इसलिए अगर मैं कभी कभी स्पीड बोल दूँ तो उसका मतलब भी वेलोसिटी ही होगा, और वेलोसिटी और स्पीड अभी के लिए बराबर होगा। तब ध्यान से देखिए इसमें 5 मीटर प्रति सेकेंड है, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर उसके बाद वो यहाँ से अब यहाँ गया, तब 10 मीटर का इसका स्पीड हो गया, यानी ध्यान से देखिए इसमें स्पीड बढ़ गया है। तो जब ये जो स्पीड बढ़ा या फिर स्पीड घटना, इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी यानी इसका जो वेग था उसमें परिवर्तन हो गया है, और इसी वेग में परिवर्तन की दर, अब दर यानी कि समय के साथ, दर का मतलब ही होता है रेट का मतलब कि विथ टाइम। तो अगर टाइम के साथ किसी चीज़ में का वेलोसिटी में परिवर्तन होता है, चेंज होता है, तब उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ गया है, और मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड तक चला था, और फिर यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेकेंड चला होगा। तो त्वरण का फॉर्मूला होता है a बराबर v माइनस यू बटा टी, यानी वेग में परिवर्तन को हम लोग v माइनस यू से निकालेंगे। तो यहाँ v जो होता है वो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है। तो इसका फाइनल वेलोसिटी यानी बाद में क्या हो गया है, 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया है, और u मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि इसका शुरू का जो वेलोसिटी था। तो इन दोनों को घटा देते हैं, तो जैसे 10 माइनस 5 करेंगे, और बटा अब समय कितना लगा है, तो ध्यान से देखिए 1 और 1 2 सेकेंड का समय लगा है, तो इस तरह से 2 कर दिए, तो ये घट कितना आ गया, 5/2 आ गया, यानी कि ये हो जाएगा लगभग 2.5। तो यानी कि इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन था वो 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर था। तो इसका एक्सेलरेशन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अब ध्यान से देखिए वेग का जो होता है ऐसा ही मात्रक वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, और उसके बाद हम लोग इसमें टाइम का अगर ऐसा ही मात्रक ले तो वो s हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए ये जब s ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, m का पावर s-1 इंटू ये भी s ऊपर जाकर s का पावर -1 हो जाएगा। तो इस
तरह से s का पावर क्या हो गया -2 हो गया। तो इसलिए एक्सेलरेशन का SI मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं, या फिर हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि m भागे और s का पावर स्क्वायर 2 कर दिए यानी स्क्वायर कर दिए। तो ये हो गया इसका SI मात्रक। और अब ध्यान से देखिए कि एक्सेलरेशन जो है वो स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी। तो ध्यान से देखिए वेग जो होता है वो क्या होता है, वेग क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी वेग में दिशा का भी ध्यान दिया जाता है। तो इसलिए एक्सेलरेशन जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि ही हो जाएगा, क्योंकि वेग के कारण ही एक्सेलरेशन हो रहा है। अब ध्यान से देखिए एक वस्तु जो है वो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक इस तरह से जा रहा था। अब जाते जाते यहाँ तक पर इसका जो वेलोसिटी था वो मान लेते हैं कि 10 मीटर प्रति सेकेंड था, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जाकर ये गाड़ी जो है रुक गया, यानी कि यहाँ पर इसका जो अंतिम वेलोसिटी हो गया वो 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये गाड़ी रुक गया है। अब ध्यान से देखिए मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ ये 1 सेकेंड में चला था और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में भी इसको 1 सेकेंड लगा है। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसमें और वेग जो है वो घट रहा है। तो जब वेग घट रहा है तो अगर हम लोग इसका त्वरण निकालेंगे तो ध्यान से देखिए ये अब हम लोगों का v हो जाएगा, यानी कि इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। तो 0 करेंगे फिर -v-u/t होता है। अब u क्या है, 10 है, तो 10 लिख देंगे और बटा t कितना हो गया, 2 सेकेंड हो गया। तो ध्यान से देखिए इसमें आंसर क्या आ जाएगा, -2.5 आ जाएगा और फिर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पे माइनस में आया है, यानी कि इससे हम लोगों को ये पता चला है कि इसका वेलोसिटी घट रहा है, यानी कि यहाँ माइनस का चिन्ह हम लोगों को वेलोसिटी में डिक्रीज दिखा रहा है। और जब एक्सेलरेशन जो है वो निगेटिव में आ जाए तब हम लोग इसको जो है रिटार्डेशन यानी कि मंदन भी कहते हैं, या फिर डिसलेरेशन यानी कि अवत्वरण भी कहते हैं। तो ये भी एक तरह का त्वरण ही है, लेकिन ये ऋणात्मक त्वरण है यानी कि निगेटिव है, यानी कि इससे हम लोगों को पता चलता है कि वस्तु का जो त्वरण है वो और घट रहा है, यानी एक्सेलरेशन और घटता जा रहा है और लास्ट में वो कहीं ना कहीं जाके वो वस्तु जो है रुक जाएगा। अब एक्सेलरेशन में ही दो और टॉपिक आता है जो कि है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो ध्यान से देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट था जो कि यहाँ से यहाँ तक जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से या फिर वेग से चल रहा था। फिर उसके बाद अब वो अपना वेग जो है बढ़ाया और अब वो 15 मीटर प्रति सेकेंड से चलने लगा यहाँ पर। फिर उसके बाद वो यहाँ से यहाँ गया और वापस वो अपना वेग बढ़ा के 20 मीटर प्रति सेकेंड से कर दिया। फिर यहाँ से यहाँ गया तो वापस अब 5 मीटर से बढ़ा के 25 कर दिया इसको। तो अब ध्यान से देखिए इसमें क्या हो रहा है कि वेग जो है वो समान समय अंतराल मान लेते हैं कि 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड का समय अंतराल है। तो मतलब कि पहले 1 सेकेंड में वो 10 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा था, फिर उसके बाद अगले सेकेंड में वो 15 मीटर प्रति सेकेंड से चलने लगा, फिर उसके बाद अगला सेकेंड में 20 मीटर प्रति सेकेंड से, और फिर अगला 1 सेकेंड में 25 मीटर प्रति सेकेंड से चलने लगा। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, 5-5 बढ़ते जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी कि इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, यानी कि घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी कि समान समय अंतराल है और उसके बाद इसमें वेग में जो परिवर्तन है वो भी समान है, यानी यहाँ से यहाँ तक 5 बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ तक भी 5 बढ़ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक में भी 5 इसका स्पीड बढ़ गया है। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है, यानी कि समान रूप से इसमें जो वेग है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अब इसी तरह से असमान त्वरण क्या हो जाएगा, तो यहाँ से मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया और यहाँ तक पहुँचा 5 मीटर का प्रति सेकेंड से यहाँ पर चल रहा था तो 1 सेकेंड में, फिर उसके बाद अब अगला 1 सेकेंड में वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया और यहाँ पर इसका जो है मान लेते हैं कि 11 मीटर प्रति सेकेंड से ये चलने लगा। फिर अब यहाँ से यहाँ तक चला 1 सेकेंड, जिसमें इसका जो वेलोसिटी था वो 13 मीटर प्रति सेकेंड था। तो ध्यान से देखिए इसमें वेलोसिटी जो है उसमें कोई भी ऐसे समानता नहीं दिख रहा है, इसमें जो अंतराल है वो अनइक्वल है, यानी कि पहले 5 से 11 गया यानी 6 बढ़ गया, फिर 11 से 13 गया यानी कि सिर्फ 2 ही मीटर प्रति सेकेंड से बढ़ा है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे असमान वेग परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए इसे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी असमान त्वरण कहते हैं। तो त्वरण से हम लोगों को पता चलता है कि कोई वस्तु जो है वो क्या स्पीड अपना बढ़ा रहा है या फिर घटा रहा है या फिर समान स्पीड से चले जा रहा है। तो ये सब हम लोग को एक्सेलरेशन से पता चलता है। अब हम लोग ग्राफ के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, इट शोज द रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल क्वांटिटीज, यानी कि ये जो होता है ये 2 किसी क्वांटिटी है
उसके बीच के संबंध को दिखाता है। यानी कि अगर हम लोग ग्राफ पहले भी पढ़ चुके हैं मैथ में भी, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को समय दिया हुआ है और फिर यहाँ पे अब हम लोगों को दिया हुआ है दूरी। तो अब ध्यान से देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि मान लेते हैं यहाँ 1 सेकेंड 1 सेकेंड का इस तरह से लगा हुआ है और यहाँ पे इस तरह से दूरी लगा हुआ है। तो हाँ, जो ये ग्राफ होता है ये हम लोगों को क्या बताता है कि दूरी और समय के बीच जो है क्या संबंध है, यानी क्या रिलेशन है। यानी कि जब जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो दूरी कितना कितना बढ़ रहा है, तो इन दोनों के बीच संबंध को बता रहा है। तो इसी को ग्राफ बोलते हैं। ग्राफ जो होता है वो मोशन का बहुत तरह का ग्राफ होता है, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, इस तरह से बहुत सारा ग्राफ होता है। तो एक एक कर उससे तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, लेकिन अब उससे पहले थोड़ा सा और जानते हैं ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ जो होता है उसमें एक इधर अक्ष होता है और एक इधर अक्ष। अब ध्यान से देखिए हम लोग इस अक्ष पर ज्यादातर हम लोग वो क्वांटिटी लेते हैं जो स्वतंत्र होता है, यानी इंडिपेंडेंट होता है, किसी पर निर्भर नहीं होता है। यानी कि जैसे कि इधर साइड हम लोग समय को लेते हैं, यानी कि टाइम को लेते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम जो होता है वो किसी और पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि टाइम जो है वो हमेशा चलते ही जाता है, चलते ही जाता है, वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहता है। और उसी तरह से फिर अब इधर साइड हम लोग वो चीज़ लेते हैं जो किसी और पर निर्भर है। जैसे इधर साइड हम लोग जो है डिस्टेंस को ले लेंगे, तो डिस्टेंस जो है वो क्या होगा कि समय पर निर्भर करेगा। यानी कि 1 सेकेंड जैसे हुआ तब उसमें 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो समय पर निर्भर कर रहा है। तो जितना भी जो निर्भर करने वाला यानी डिपेंडेंट क्वांटिटी जो होता है उसे हम लोग इस अक्ष पर लेते हैं, जिसे हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं और इसे एक्स अक्ष बोलते हैं। अब एक एक करके ग्राफ को हम लोग समझते हैं, एक एक करके अलग अलग ग्राफ को। तो सबसे पहले आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब ध्यान से देखिए हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इधर साइड टाइम लेते हैं और इधर साइड डिस्टेंस। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग इस तरह से ऐसे ऐसे करके अलग अलग समय पर बना लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो ये टाइम जो है वो क्या चीज़ में है, सेकेंड में है। और अब इधर डिस्टेंस बना लेते हैं यहाँ पे इस तरह से ऐसे ऐसे करके, और इसे हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ 5 हो गया, इधर साइड लिख लेते हैं। ये हो गया 5 10 15 20 25 30 और 35। तो अब ध्यान से देखिए ये हम लोगों का ग्राफ बन गया इस तरह से। अगर हम लोग यहाँ पर इस तरह से एक टेढ़ा रेखा इस तरह से पार दे तो इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में SLOPE स्लोप बोलते हैं और हिंदी में ढाल बोलते हैं। तो किसी भी ग्राफ का जो ढाल होता है वो हम लोगों को जिस भी चीज़ का ग्राफ है उन दोनों के अनुपात को बताता है। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा ये हम लोगों को इन दोनों का अनुपात, यानी कि इन दोनों को बटा में करके लिख देंगे, तो डिस्टेंस बटा टाइम। तो ये इसका ये जो स्लोप होगा ये हम लोगों को डिस्टेंस बटा टाइम देगा। अब ध्यान से देखिए डिस्टेंस बटा टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। यानी कि ये जो स्लोप है ये हम लोगों को क्या देगा कि उस ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है वो हम लोगों को बताएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर जो ये एकदम सीधा रेखा है, तो इससे हम लोगों को क्या पता चलेगा कि ये जो है स्पीड ये एकदम समान है। यानी कि ध्यान से देखिए जैसे ये 1 सेकेंड में 5 पे आ गया, दूसरा सेकेंड में 10 पे आ गया, तीसरा सेकेंड में 15 पे आ गया और चौथा सेकेंड में 20 पे आ गया। तो ध्यान से देखिए इसमें अगर समय का अंतर देखें तो ये कितना का है, 1 सेकेंड का अंतर है। तो 1 सेकेंड का अंतर ले लिए और उसके बाद फिर दूरी में कितना अंतर आया है, 5 आया, तो 5 आ गया। तो यानी कि यहाँ पे इसका स्पीड क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का ये 5 मीटर होगा प्रति सेकेंड। और अगर हम लोग यही चीज़ कहीं और का भी ले ले, यहाँ से यहाँ तक का भी ले, तो यहाँ पे भी समय कितना है 1 सेकेंड और दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ है 5 मीटर का तय हुआ है। तो यहाँ पे भी इस तरह से 5/1 5 मीटर ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, यानी कि ये एक समान चाल से गति कर रहा है। और वही चीज़ अगर यहाँ पे इस तरह से एक कर्व जैसा रहता, तो इस कर्व जैसा अगर रहता तब हम लोग कहते कि ये असमान चाल से चल रहा है। क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 सेकेंड में इतना कम दूरी तय किया, जबकि यहाँ पे 1 सेकेंड में इतना ज़्यादा दूरी तय कर लिया। तो अगर इस तरह का ग्राफ में दे दिया रहे तब हम लोग कहेंगे कि ये असमान चाल से चल रहा है वस्तु, और अगर एकदम सीधा रेखा रहे स्ट्रेट लाइन तब हम लोग कहेंगे कि ये एकदम समान यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हम लोग का स्लोप जो कि इन दोनों के अनुपात को बताता है। मतलब कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो 3 तरह का हो सकता है। पहला तो होगा कि इस तरह से इधर रहेगा टाइम, इधर रहेगा डिस्टेंस और एक सीधा रेखा रहेगा। तो जब भी सीधा रेखा देखिए तब आप लोग समझ जाइए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। फिर अब दूसरा तरह का ग्राफ में इस तरह से कर्व हो सकता है। तो जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कर्व देख ले तब इससे आप लोग ये देखते ही बता दीजिएगा कि यहाँ पे अनयूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। अब तीसरा तरह का एक ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ पे एक ऐसे इस अक्ष के एक समांतर में एक पैरेलल में एक लाइन दे दिया है।
तो इससे क्या पता चलेगा, ध्यान से देखिए, इधर समय है और इधर दूरी है। अब ध्यान से देखिए इससे क्या पता चल रहा है कि समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, लेकिन वो जो दूरी था वो उसी दूरी पर आके रुक गया है, यानी दूरी तय कर ही नहीं रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है ऑब्जेक्ट। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला कि वस्तु जो है अभी रेस्ट में है, यानी कि विराम में है। तो ये इस तरह का ग्राफ देखिएगा तब आप लोग सीधा कह सकते हैं कि वो जो है वस्तु रेस्ट में है अभी, क्योंकि समय के साथ उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब दूसरा ग्राफ देखते हैं हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ का, यानी कि इसमें इस साइड टाइम रहेगा और इस साइड स्पीड रहेगा। तो स्पीड टाइम ग्राफ में भी अगर हम लोग जो है यहाँ पे टाइम लेते हैं और यहाँ पे स्पीड, अब ध्यान से देखिए इसमें अगर हम लोग इस तरह से एक टेढ़ा लाइन दे दे तो इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि समय के साथ ये स्पीड जो होता है ये भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ये हम लोगों को इससे पता चल रहा है। अब ध्यान से देखिए, अभी मैंने बताया था कि स्लोप जो होता है, यानी ये जो लाइन होता है, ये हम लोगों को क्या देता है, इन दोनों का अनुपात देता है। तो यहाँ पे यानी कि स्पीड बटा टाइम कर देंगे। तो ध्यान से देखिए स्पीड बटा टाइम क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह से ये इसका जो स्लोप होता है ये तो हम लोगों को कुछ भी नहीं दिखाता है। हाँ, बस अगर इस तरह से स्पीड दिया हुआ है तो इससे हम लोग ये बता सकते हैं कि वो वस्तु जो है वो समान एक्सेलरेशन से, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से गति कर रहा है, क्योंकि समय के साथ अपना स्पीड भी एकदम समान समय अंतराल में समान मात्रा में बढ़ा रहा है। तो स्पीड टाइम ग्राफ का उपयोग हम लोग जो है इसका स्लोप निकालने के लिए नहीं करते, बल्कि इसका एरिया निकालने के लिए करते हैं। क्योंकि ध्यान से देखिए टाइम इंटू स्पीड, स्पीड इंटू टाइम अगर हम लोग कर दे तो ये हम लोगों को डिस्टेंस दे देगा। तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस दे देता है, इसलिए हम लोग जो है स्पीड और टाइम का ग्राफ से हम लोग जो है क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। कैसे? तो अब मान लेते हैं कि यहाँ पे इस तरह से टाइम दिया हुआ है जो कि सेकेंड में है, तो यहाँ 1 सेकेंड, यहाँ 0 हो गया, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 और ये 5। और यहाँ पे इसका स्पीड दिया हुआ है जो कि पहले 5, फिर 10, 15, 20, 25 और 30, इस तरह से आगे तक बढ़ा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले 1 सेकेंड में इसका स्पीड कितना था, 5 था। फिर अब दूसरा सेकेंड में इसका स्पीड 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तीसरा सेकेंड में इसका स्पीड कितना हो गया, 15 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। और चौथा सेकेंड में इसका स्पीड जो है वो 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। और पांचवा सेकेंड में इसका स्पीड 25 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। तो इससे हम लोगों को ये तो पता चल गया कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि इसका वेग में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि ये सीधी रेखा में है, गमन कर रहा है कोई वस्तु, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी को दोनों को सेम ही ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को पता चल गया कि ये एक्सेलरेट कर रहा है, यानी इसका जो स्पीड है वो बढ़ता जा रहा है। अब हम लोग जो है इससे दूरी निकाल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है अभी तक में, यानी 5 सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट कितना दूरी तय किया है। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग इस तरह से बना दें तो ये जो क्षेत्रफल हम लोगों को मिलेगा, इसका स्लोप के नीचे का जितना भी क्षेत्रफल होता है वो हम लोगों को इन दोनों के गुना को दिखाता है। तो अगर हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दे तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसका आधार कितना हो गया, 5 हो गया, और इसका इधर से अगर हम लोग निकालेंगे तो ये 25 हो गया। तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू, और फिर इन दोनों को गुना कर देंगे तो ये हो गया 25 गुने 5, तो ये हो गया 25 × 5 = 75 और बटा और 2 कर देंगे। तो यानी कि इससे हम लोगों को इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो निकल जाएगा। तो ये हो गया 3 × 2 = 6, 15, तो 7 × 2 = 14, यानी 37.5 मीटर। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये 5 सेकेंड में 37.5 मीटर दूरी तय कर लिया। ये हम लोग इस ग्राफ से पता कर सकते हैं। तो इसलिए स्पीड टाइम ग्राफ इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि डिस्टेंस निकालने के लिए। अब स्पीड टाइम ग्राफ में ही मान लेते हैं कि ये स्पीड और टाइम का ग्राफ है, इधर टाइम है और इधर स्पीड दिया हुआ है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर एक इस तरह का लाइन दे दिया है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला, अब ध्यान से देखिए, इससे हम लोगों को ये पता चला कि स्पीड में कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है, यानी स्पीड जितना था उतना स्पीड से ही वो चल रहा है, चलते जा रहा है। तो इससे हम लोगों को पता चल गया कि एक्सेलरेशन क्या है, 0 है यहाँ पे, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है कि इसका जो स्पीड है उसमें कोई परिवर्तन होता है तभी एक्सेलरेशन होता है, लेकिन यहाँ पे परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसलिए एक्सेलरेशन 0 हो गया। और इसी से हम लोग और क्या क्या पता लगा सकते हैं, तो मान लेते हैं कि यहाँ तक ये जो है 5 है, यानी कि 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 5 हो गया। और फिर यहाँ पे इसका स्पीड दिया हुआ है जो कि 5, 10,
15 और 20 है। तो अब ध्यान से देखिए, इससे अगर हम लोग इस यहाँ का दूरी निकालना चाहे कि 2 सेकेंड से ले जाकर 5 सेकेंड के बीच अगर ये कितना दूरी तय किया होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से भी एक ऐसे सीधा लाइन खींच देंगे और यहाँ से भी। तो अगर हम लोग इस एरिया को निकाल देंगे, ये जो एरिया दिख रहा है, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये 2 सेकेंड से ले जाके 5 सेकेंड के बीच कितना दूरी तय किया है। तो ध्यान से देखिए, ये एक क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया, जिसमें इधर साइड कितना है, 3 है, क्योंकि 1 2 और 3, तो 3 हो गया। और इधर साइड क्या हो गया, 20 है, तो 20 कर देंगे, तो 3 गुने 20 यानी कि 3 2 6, 60 आ गया। यानी कि 60 मीटर यहाँ पे ये दूरी तय किया होगा 2 सेकेंड से ले जाके 5 सेकेंड के बीच में। तो इस तरह से हम लोग जो है स्पीड टाइम ग्राफ का इस्तेमाल डिस्टेंस निकालने के लिए कर सकते हैं। अब स्पीड टाइम ग्राफ में ही अगर इस तरह से एक कर्व बना दे, तो इससे हम लोगों को क्या पता चलेगा कि यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत कम स्पीड बढ़ा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ गया है। तो इससे अब हम लोगों को पता चल गया कि ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो इस तरह से अभी तक हम लोगों ने देखा कि अगर ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो और उसमें सीधा रेखा हो, तो इससे हम लोगों को क्या पता चलेगा कि वो वस्तु जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी कि मोशन जो है वो यूनिफॉर्म हो रहा है। और अगर वो ग्राफ जो है वो इस तरह से कर्व हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तब हम लोग कह देंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। और उसके बाद अगर वो एकदम सीधा में है, तब हम लोग कह देंगे कि वहाँ पे रेस्ट में है वो ऑब्जेक्ट। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर स्पीड और टाइम का ग्राफ है और उसमें इस तरह से सीधा लाइन है, तब हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो है एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन एकदम समान है, यानी कि एक्सेलरेशन एकदम लगातार समान बढ़ते जा रहा है, यानी 5 5 5 5 या 6 6 6 6 इस तरह से बढ़ रहा है। ये हम लोग इससे बता सकते हैं अगर सीधा हो तो। और अगर कर्व हो, तब हम लोग कह देंगे कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया और इसमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर इस तरह से सीधा है, तब हम लोग कह देंगे कि यहाँ एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है, यानी एक्सेलरेशन 0 है। और फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका अगर हम लोग स्लोप निकाल दे, यानी कि ये इन दोनों को भाग करके जो निकलता है, तो उसका स्लोप से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं इसका स्लोप से। और इसमें अगर हम लोग इसका एरिया निकाल दे नीचे का, तब हम लोग इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो अगला ग्राफ है हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में इधर साइड टाइम रहता है और इधर साइड डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी जो है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ की ही तरह है, तो ये भी कुछ अलग नहीं है, बल्कि उसी के जैसा सेम हो जाएगा कि इसमें भी अगर इस तरह से सीधा लाइन दे दे, तब हम लोग जो अगर इसका ये स्लोप निकाल ले, तो स्लोप से हम लोगों को क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम क्या होता है, हम लोगों का वेलोसिटी होता है, यानी इससे हम लोगों को वेलोसिटी मिल जाएगा। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोगों को क्या मिल रहा था, स्पीड मिल रहा था। और ध्यान से देखिए, अभी हम लोग लीनियर मोशन का बात कर रहे हैं, और लीनियर मोशन में वेलोसिटी और स्पीड दोनों ही सेम होता है, तो इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड दोनों एक ही चीज़ हो गया। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम से हम लोगों को वेलोसिटी मिल गया। और इसमें भी अगर हम लोग जो है मान ले इस तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है जिसमें कर्व बना हुआ है, तो इससे भी हम लोगों को यही चीज़ पता चला कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, और इससे पता चल रहा है कि ये यूनिफॉर्म मोशन में है। और अगर इस तरह से सीधा रह जाए, तब हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये क्या है, अभी रुका हुआ है, रेस्ट में है। तो ये भी डिस्टेंस टाइम की तरह ही है, बस इससे हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट टाइम से वेलोसिटी मिलता है, जबकि डिस्टेंस और टाइम से स्पीड मिल जाता है। अब अगला ग्राफ हम लोग देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। अब ध्यान से देखिए, इधर साइड टाइम है, इधर साइड वेलोसिटी। तब अगर हम लोग इसका स्लोप निकाल दे, इस तरह से एक लाइन है, इस स्लोप अगर हम लोग निकाल दे, तो इस स्लोप से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी बटा टाइम। अब ध्यान से देखिए, वेलोसिटी बटा टाइम क्या होता है, तो एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि वेलोसिटी में जो परिवर्तन होगा, यानी यहाँ पे वेग में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि वेग दिख रहा है कि बढ़ रहा है, तो इसलिए इससे हम लोगों को एक्सेलरेशन मिल जाएगा। जैसे अगर मान ले कि यहाँ पे 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 4 5 6 सेकेंड तक लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया। और इधर इसका वेलोसिटी ले लेते हैं, जो कि मान लेते हैं 2 4 6 फिर 8 है, फिर 10 है, इस तरह से है। मान लेते हैं कि 1 सेकेंड में उसका वेलोसिटी 2 था, फिर दूसरे सेकेंड में इसका वेलोसिटी 4 हो गया, फिर तीसरे सेकेंड में इसका वेलोसिटी 6 हो गया, और फिर चौथे सेकेंड में इसका वेलोसिटी 8 हो गया, और फिर 5वें सेकेंड में इसका वेलोसिटी 10 हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी था, 2, दूसरा सेकेंड में 2 बढ़ गया,
फिर उसके बाद यहाँ पे यानी कि वेलोसिटी में 2 का इंक्रीज़ हो गया, फिर यहाँ भी 2 का ही इंक्रीज़ है, यहाँ भी 2 का इंक्रीज़ है और यहाँ भी 2 का ही। तो इससे हम लोगों को पता चल गया कि ये क्या चीज़ में है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, यानी इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी गति बढ़ रहा है इसका, लेकिन यूनिफॉर्म रूप से बढ़ रहा है। और वही चीज़ अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस तरह से रहता कर्व, तब हम लोग कहते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एकदम सीधा रहता तब हम लोग कह देते कि ये जो है ये समान वेलोसिटी यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी जो है वो उसमें कोई भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, जीरो है। तो इस तरह से हम लोगों ने किया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हम लोगों को एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम सब देखेंगे कि वेग में परिवर्तन यानी चेंज में वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है वो देखेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक गए, तो यहाँ से यहाँ तक में वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ है, तो 0 से ले जाके कितना हो गया है, 10 हो गया है। तो 10 - 0 कर देंगे, यानी कि जो फाइनल होता है उसको इनिशियल से माइनस कर देते हैं। और उसके बाद समय कितना लगा है, 6 सेकंड का, तो यहाँ पे 6 कर देंगे। तो इस तरह से हम लोगों को ये कितना आ जाएगा, 5/3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये आ गया। तो यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट था ये 5/3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा था। तो ये हम लोगों को वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पता चल गया। तो ये तो हो गया स्लोप का बात कि स्लोप अगर हम लोग इसका निकाल दे तब हम लोग को एक्सेलरेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसका यहाँ से यहाँ तक का अगर एरिया निकाल देंगे, यानी जो स्लोप है उसके नीचे का जो एरिया अगर निकाल दे, तो उससे हम लोगों को क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एरिया होता है वो हम लोगों को क्या बताता है, इन दोनों के गुणे को। तो अब वेलोसिटी इंटू टाइम जो होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। क्योंकि अगर हम लोग इसे इस तरह से देखें कि वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होता है। तो इस तरह से अगर t को उधर कर दे तो v इंटू टी बटा डी आ जाएगा, यानी कि वेलोसिटी गुना टाइम जो होता है वो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट देता है। तो इससे हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। यानी अगर ये एरिया निकाल दे तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ये दूरी कितना है, 10 है, और उसके बाद फिर ये कितना समय लगा है, तो 5 सेकेंड। तो 10 × 5 कर देंगे यानी 50, यानी कि 50 मीटर जो है इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है ऑब्जेक्ट का। अब आप लोग को मैं 2 ग्राफ दिखाता हूं और आप लोगों को बताना है कि ये 2 ग्राफ हम लोगों को क्या बता रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोगों को टाइम दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है एक्सेलरेशन। तो इसको ए से लिख देते हैं, और यहाँ पे भी एक्सेलरेशन है और यहाँ पे टाइम है। इस तरह का 2 ग्राफ है। इसमें जो है इस तरह से एक सीधा रेखा है और इस ग्राफ में क्या है कि ऐसे करके एक कर्व बना हुआ है। अब ध्यान से देखिए कि सबसे पहला वाला जो ग्राफ है वो हम लोगों को क्या बता रहा है। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम लोगों को पता है कि जब भी इस तरह का सीधा रेखा हो तब कोई भी चीज़ जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो यानी कि ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो यूनिफॉर्म हो रहा है। तो अगर हम लोग ये वाला ग्राफ देखें तो इसमें एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म तरीके से हो रहा है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया। अब ध्यान से देखिए कि एक और ग्राफ है इस तरह से, और यहाँ पर ये इस तरह से ऐसे लाइन बना हुआ है, और ये भी यहाँ पे इधर साइड टाइम दिखा रहा है और इधर साइड एक्सेलरेशन। तो ये ग्राफ हम लोगों को क्या दिखा रहा है, तो ध्यान से देखिए इसमें क्या हो रहा है कि पहले एक्सेलरेशन इतना था, फिर एक्सेलरेशन घटते जा रहा है। तो जब भी एक्सेलरेशन घटता है तब हम लोग उसे क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं, यानी मंदन कहते हैं। तो यानी कि इससे हम लोगों को इस तरह का ग्राफ से पता चल रहा है कि यहाँ पे डी एक्सेलरेट हो रहा है, यानी उसका जो त्वरण था वो और घटता जा रहा है, घटता ही जा रहा है। तो ये हम लोगों को बता रहा है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन तो है लेकिन वो घट और उल्टा है, यानी कि वो गति के विपरीत दिशा में है, जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर आके रेस्ट में आ गया। और यही चीज़ अगर और नीचे चल जाए तब ये माइनस में एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे फिर ये नीचे माइनस में आ जाता है सब चीज़। तो यानी कि यहाँ पे ये जो ग्राफ होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये हम लोगों को क्या बताएगा कि एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो गति के बिल्कुल ही विपरीत दिशा में अब होने लगा है। यानी मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, अब यहाँ से ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ गया, तो इस तरह से गया और यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ब्रेक लगा दिया, तो अब इसका जो गति है वो और स्लो होते जाएगा और कहीं पर जाके रुक जाएगा। तो ये रुक गया, तब हम लोगों को पता चल गया कि एक्सेलरेशन यहाँ पे पहुँच गया, यानी 0 हो गया। फिर अब वो और एक्सेलरेशन हो रहा है निगेटिव, तब अब वो उल्टा दिशा में और चलने लगेगा। तो ये उल्टा दिशा में चलने लगा, तो ये हम लोगों को माइनस का चिन्ह बताता है।
तो अब हम लोग देखते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन, यानी कि मोशन का जो है काइनेमेटिक इक्वेशन, जिसको कि हिंदी में शुद्ध गतीय समीकरण कहते हैं। तो एक मोशन का जो है 3 गो समीकरण बनाया गया है, और वो 3 समीकरण जो है वो कुछ इस तरह से है कि v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फिर है 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये 3 इक्वेशन जो है ये आप लोगों को आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहला होता है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, यानी कि इसमें हम लोगों को वेलोसिटी और टाइम के बीच के रिलेशनशिप का पता चलता है। तो इसीलिए इसका नाम पर मत जाइएगा, बस आप लोगों को ये इक्वेशन जो है याद कर लेना है, जो कि है v बराबर यू प्लस ए टी। अब ध्यान से देखिए, मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि ये जो इक्वेशन है 3 गो इक्वेशन, ये तीनों को डिराइव करना पड़ता है, यानी ये तीनों जो है ये इक्वेशन आप लोग खुद से भी निकाल सकते हैं। तो इन तीनों इक्वेशन को हम लोग 2 तरीके से डिराइव कर सकते हैं। पहला वाला तरीका तो होता है कि आप लोग इसे ग्राफ से डिराइव करें। तो ग्राफ वाला जो तरीका होता है वो थोड़ा मुश्किल है, तो वो वाला इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो दूसरा तरीका होता है वो मैं इस वीडियो में बताता हूँ। तो अब ध्यान से देखिए, आप लोगों को पता होगा कि a बराबर v माइनस यू बटा टी होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेग में परिवर्तन यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम करते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इस t को उधर साइड ले जाए तो ये at हो जाएगा और बराबर में v माइनस यू हो जाएगा, और अगर हम लोग इस माइनस यू को उधर कर दे तो ये क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी और बराबर में v आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है पहला इक्वेशन को डिराइव कर लिया, जो कि था v बराबर u प्लस ए टी। तो ये हो गया हम लोगों का पहला इक्वेशन। अब हम लोग ये जो दूसरा इक्वेशन है इसे कैसे डिराइव करना है ये देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी s बाई टी होता है, यानी कि जितना डिस्प्लेसमेंट है उसको समय से भाग करने पर हम लोगों को एवरेज वेलोसिटी निकल जाता है। और आप लोगों को ये भी पता हो कि एवरेज वेलोसिटी को हम लोग एक और तरीका से निकाल सकते हैं, जो कि है u प्लस वी बाई टू। तो ये देखिए कि ये भी एवरेज वेलोसिटी का ही फॉर्मूला है और ये भी एवरेज वेलोसिटी का ही है, तो यानी कि ये दोनों बराबर है। यानी कि हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि s बटा टी बराबर u प्लस वी बटा टू, ये लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, इस 2 को हम लोग क्या करेंगे कि उधर साइड ले जाएंगे, तो उधर साइड ले जाके ये क्या हो जाएगा, गुना में चल जाएगा। तो u प्लस वी बटा टू जो था ये इस पूरे के साथ गुना में आ जाएगा t, इस तरह से लिख दिए। अब आप लोगों को v बराबर क्या पता है कि u प्लस ए टी होता है, अभी हम लोगों ने डिराइव किया है। तो अब v की जगह हम लोग ये रख देते हैं, तो ये हो जाएगा u प्लस, अब v की जगह रखना शुरू करते हैं तो u प्लस ए टी इस तरह से रख दिए, और फिर बटा 2 हो गया, और उसके बाद ये जो t गुना में था ये आ गया, ये u और u जुड़ जाएगा, तो ये हो गया s बराबर 2u प्लस ए टी बटा 2, इस तरह से लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, ये t गुना में है, अब ये जो 2 है इन दोनों में दे देते हैं। तो इसे हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं, तो मतलब यहाँ पे s बराबर, अब ये 2u बटा 2 कर देते हैं प्लस ए टी बटा 2 भी कर देते हैं, दोनों को यानी अलग अलग कर दिए, और फिर इस तरह से t गुना में है। अब दोनों में t को गुना करते हैं, तो सबसे पहले ये 2 से 2 कट जाएगा और u गुने t क्या हो जाएगा, ut हो जाएगा प्लस। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे तो कुछ भी कटेगा नहीं, तो ये सिंपली ए टी है और इसमें t गुना हो जाएगा, तो ये ए टी स्क्वायर आ जाएगा, और बटा में 2 है तो 2 रह जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला क्या आ गया कि s बराबर यू टी प्लस हाफ, यानी कि इसको हम लोग अलग से लिख दिए 1/2 करके, और फिर ए टी स्क्वायर। तो ये आ गया हम लोगों का फॉर्मूला, इस तरह से इसको डिराइव करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो तीसरा इक्वेशन है, जो कि है 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इस इक्वेशन को कैसे डिराइव करेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसमें भी हम लोगों को यही करना है कि s बटा टी बराबर जो होता है वो u प्लस वी बटा 2 इसके बराबर होता है। ये हम लोगों ने पिछले इक्वेशन को डिराइव करते समय भी देखा था। अब ध्यान से देखिए, आप लोगों को पता है कि v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। अब इसमें अगर हम लोग u को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा v माइनस यू बराबर ए टी, और अगर इस a को भी इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा v माइनस यू बटा a बराबर t। तो इस तरह से हम लोगों को t का ये मान निकल गया। अब हम लोग इस इक्वेशन में इस t का मान को बदल कर ये रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, s बटा t के जगह रख दिए v माइनस यू बटा a, तो इस तरह से लिख दिए, और बराबर क्या है u प्लस वी बाई टू। अब ध्यान से देखिए, ये जो 2 इधर साइड है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो a है ये भी गुना हो जाएगा इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे जब भी इस तरह से रहता है मतलब इसके बटा में कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो ये वाला इसके साथ गुना में हो जाता है और ये वाला इसके साथ गुना में हो जाता है। तो इस तरह से ये हो गया 2a
एस, यानी एस ए को उल्टा भी लिख सकते हैं गुना में, तो ये इधर साइड 2as आ गया और बराबर u प्लस भी बच गया था इधर साइड, और ये v माइनस यू जो है ये बटा में आ जाएगा, तो इस तरह से हो गया। अब ये 2as बराबर अब भी u प्लस भी पहले से इधर साइड है और ये जो इधर भागा में है उधर जाके गुना में हो जाएगा, तो इस तरह से ये v माइनस यू आ जाएगा। अब हम लोग जो है इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2as बराबर अगर हम लोग इसे उल्टा करके लिख दे यानी v प्लस यू, तब भी ये सेम रहेगा, कुछ भी बदलेगा नहीं, और इसे हम लोग v माइनस यू ही छोड़ देते हैं, तो इस तरह से ये v प्लस यू और ये v माइनस यू यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में बैठ गया है। तो इसका हम लोगों को पता होता है कि क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से 2as बराबर क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस इक्वेशन को डिराइव कर लिया है। ये जो डेरिवेशन था इन तीनों इक्वेशन का, ये तो अब ज़्यादातर किताबों से हटा दिया गया है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस आप लोगों को ये जो तीनों इक्वेशन है ये अच्छे से याद कर लेना है कि v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये तीनों इक्वेशन जो है आप लोगों को क्वेश्चन बनाते समय यानी इसका जो न्यूमेरिकल होता है वो बनाते वक्त बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो इन तीनों को याद कर लीजिएगा। तो इसी के साथ अब हम लोग जो है इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक जो कि है सर्कुलर मोशन उस पर आ चुके हैं। तो अब ये चैप्टर बस समाप्त ही होने वाला है, बस थोड़ा सा और बचा है। अब ध्यान से देखिए, हाँ अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि लीनियर मोशन में कोई वस्तु जो है वो कैसे गति करता है। अब हम लोग जो है देखते हैं कि अगर मान ले कि यहाँ से कोई वस्तु ऐसे गति करना आरंभ करता है, यानी कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे था पहले, फिर वो इधर तरफ गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, इस तरह से चारों तरफ इस तरह से मुड़ के गया है। और मान लेते हैं कि इस समय इसका जो स्पीड था वो हर समय इसका स्पीड जो है वो समान था, यानी यहाँ अगर 5 मीटर प्रति सेकेंड से गया है तो यहाँ भी 5 मीटर, हर तरफ इसका 5 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से ही जा रहा है। लेकिन क्या इसका जो वेलोसिटी होगा वो भी सेम रहेगा? तो इसका जवाब है नहीं, वेलोसिटी बदल जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि वो जो है वो दोनों में से ही बदल जाता है, या तो उसका परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड बदल जाए या फिर उसका दिशा यानी कि डायरेक्शन बदल जाए। तो यहाँ पे भले ही इसका जो मैग्नीट्यूड है वो समान रहेगा, यानी कि 5 इधर भी था इधर भी 5 ही रहेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इसका जो डायरेक्शन है वो बदल गया, इसलिए हम लोग कह देते हैं कि उसका जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे बदलेगा। तो ध्यान से देखिए कि इसका एक चक्कर पूरा करने में कोई भी ऑब्जेक्ट को कितनी बार मुड़ना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले वो यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर एक बार मुड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर एक बार मुड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाके एक बार मुड़ेगा, और फिर यहाँ जाके लास्ट में इधर मुड़ जाएगा ताकि वो उसी दिशा में आ जाए जिस दिशा में वो शुरू में था। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर 4 भुजाएं हो, यानी कि अगर 4 साइड हो, तब किसी भी ऑब्जेक्ट को 4 बार अपने डायरेक्शन को बदलना पड़ता है। अब अगर हम लोग इसी को बढ़ा दे, यानी इसका साइड को बढ़ा दे और 6 कर दे, यानी यहाँ 6 को इसका साइड हो गया है, तो अगर अब यहाँ से पूरा एक चक्कर लगाएगा तब किसी भी ऑब्जेक्ट को कितनी बार मुड़ना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले अपना डायरेक्शन यहाँ पे वो बदलेगा, फिर एक बार यहाँ बदलेगा, फिर एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, और फिर एक बार लास्ट में यहाँ बदलेगा ताकि वो अपने पहले वाले डायरेक्शन में आ जाए। तो इस तरह से उसने कितना बार डायरेक्शन बदला, 6 बार। अब इसी को अगर हम लोग और बढ़ा दें, यानी कि अगर हम लोग इसको 8 साइड वाला एक पॉलीगॉन ले ले, तब इसको अपना डायरेक्शन 8 बार बदलना पड़ेगा। तो इस तरह से जैसे जैसे हम लोग इसका साइड को बढ़ाते जाएंगे, और इसका साइड को अगर हम लोग जो है इन्फिनिटी कर दे, तो उसी को हम लोग सर्कल कहते हैं। यानी सर्कल जो है और कुछ नहीं बल्कि एक ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसका साइड जो है वो इन्फिनिटी हो, यानी अनंत तक उसकी भुजाओं को अगर बढ़ा दे तो उसी को हम लोग सर्कल कहते हैं। तो अगर इसमें कोई वस्तु जो है यहाँ पर है, तब उसको एक चक्कर पूरा लगाने में कितना बार अपना डायरेक्शन बदलना पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत बार, यानी कि इसको जो है प्रत्येक बिंदु पर अपना डायरेक्शन बदलना पड़ेगा। तो इससे ये पता चला कि यहाँ पे स्पीड जो है वो भले ही समान हो, मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इस पथ पर इस तरह से चल रहा है, तो उससे उस समय इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भले ही समान हो, लेकिन इसका डायरेक्शन बदल रहा है, इसीलिए इसका जो वेलोसिटी होता है वो भी बदलते रहेगा हर समय, इसका हर समय वेलोसिटी में चेंज होते रहेगा। और आप लोगों को पता हो कि वेग में परिवर्तन अगर हो जाए, यानी वेलोसिटी में चेंज हो जाए, तब हम लोग ये कहते हैं कि ये कोई भी चीज़ जो है वो उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो सर्कुलर मोशन होता है वो क्या होता है, एक एक्सेलरेटेड मोशन का एक
उदाहरण है। तो ये जो है एक पूछा गया क्वेश्चन भी है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन भी होता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण यही होगा क्योंकि यहाँ पे इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बात हो रहा है, यानी कि इसका जो स्पीड होगा वो तो बराबर रहेगा लेकिन वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन में चेंज हो रहा है जिसके कारण उसका वेलोसिटी बदल जाएगा। तो इसलिए ये जो है ये एक तरह से एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। भले ही इसमें इसका स्पीड ना बढ़ रहा हो या ना घट रहा हो, तब भी ये एक्सेलरेटेड मोशन ही कहलाएगा। अब एक और चीज़ आप लोगों को पता होगा कि ये जो होता है ये इसका सेंटर हो गया इस सर्कल का, और यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो गया, ये रेडियस आर हो गया। अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर लगाने के बाद दूरी निकालना रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे कि यानी कि हम लोगों को ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा। और सरकमफेरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर करके। तो इस तरह से 2 पाई आर अगर हम लोग निकाल देंगे तो ये इसका डिस्टेंस निकल जाएगा। और अगर हम लोग जो है यहाँ से कोई वस्तु शुरू किया और यहाँ तक इस तरह से ऐसे करके आया यहीं पर, तब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा क्योंकि इसका फाइनल और इनिशियल पोजीशन जो है वो दोनों एक ही जगह पर है, तो इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब मान लेते हैं कि ये जो है इस तरह से ऐसे 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 आते 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 ठीक इसके एकदम सामने आ गया, मतलब यहाँ से ठीक है इस तरह से आया 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 और इसके ठीक सामने आ गया। तो यहाँ तक अगर हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे तो ये जो डिस्टेंस है वो ये वाला होगा, यानी कि इसका आधा होगा, यानी इसका जो सरकमफेरेंस था उसका आधा हो जाएगा। तो सरकमफेरेंस ये था तो इसमें 2 से भाग कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा यानी पाई आर। तो यानी कि पाई आर इसका डिस्टेंस हो जाएगा अगर कोई वस्तु यहाँ से ठीक इसके ठीक सामने आ जाए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक का एकदम सबसे छोटा दूरी जो कि यहाँ ये एक सरल रेखा होगा, यानी कि इस स्ट्रेट लाइन का अगर हम लोग दूरी निकाल दें तब हम लोग उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे। तो ये तो डिस्टेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए कि इसमें जो आर होता है यानी जो रेडियस होता है वो सारा रेडियस सेम होता है, तो इस तरह से ये भी आर ही होगा। और ये भी एक रेडियस है तो ये भी आर होगा। तो इस तरह से ये आर प्लस आर यानी कि 2r इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब सर्कुलर मोशन में एक और क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें जो वेलोसिटी होता है उसका डायरेक्शन कौन सा होता है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर ध्यान से देखें तो मान लेते हैं अगर यहाँ पे हम लोगों को वेलोसिटी का डायरेक्शन बताना है तो वो क्या होगा, गति के ठीक एकदम ऐसे इस तरफ इसका डायरेक्शन होगा। अब फिर यहाँ पर जब आएगा तब उसका ठीक इधर की तरफ होगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर है कोई चीज़ तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, वेलोसिटी का इधर साइड होगा, यानी कि वो हर समय इस तरह से उसका जो डायरेक्शन होगा वो बदल रहा है। और वो जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो इस तरह का जो लाइन होता है किसी भी सर्कल का तो उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, यानी हिंदी में स्पर्श रेखीय बोलते हैं। तो अगर कोई भी आप लोगों से पूछ दे कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंट होता है उस सर्कल का, यानी इस सर्कल का ये जो होता है ये टेंजेंट हो गया, यानी इससे ठीक एक लंबवत इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन पार देते हैं, उसी को टेंजेंट बोलते हैं। और वो होता है सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है ये पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। और आप लोगों ने अब क्या क्या पढ़ा एक बार अच्छे से वापस से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा कि मोशन क्या होता है, फिर रेस्ट क्या होता है, अब मोशन और रेस्ट में डिफरेंस क्या होता है ये जाने। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस देखे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो उसका जो टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ होता है उसको डिस्टेंस बोलते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इनिशियल पोजीशन से ले जाके फाइनल पोजीशन तक में का जो दूरी होता है उसे ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फिर आगे हम लोगों ने देखा कि स्पीड क्या होता है। तो स्पीड क्या होता है, यानी इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को स्पीड कहते हैं, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम। और फिर एवरेज स्पीड देखें, यानी कि अगर कोई बड़े समय अंतराल में अगर हम लोग इस स्पीड निकाल दे तो उसी को एवरेज स्पीड बोलते हैं। फिर हम लोगों ने वेलोसिटी देखा जो कि स्पीड को ही बोलते हैं, बस उसमें डायरेक्शन को ऐड कर दिया जाता है तो इस तरह से वेलोसिटी हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो स्केलर क्या होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्या होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। फिर हम लोगों ने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी होता है और वो भी टाइम के साथ, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। और फिर एक्सेलरेशन अगर निगेटिव हो तो उसे रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं।
फिर उसके बाद हम लोगों ने ग्राफ के बारे में देखा। बहुत तरह के ग्राफ होते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, फिर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, इस तरह के बहुत सारे ग्राफ को देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने काइनेमेटिक इक्वेशंस को देखा, जो कि 3 इक्वेशन होता है। पहला क्या होता है, v बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा क्या होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और फिर तीसरा क्या होता है 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये 3 काइनेमेटिक इक्वेशन देखे, और फिर उसके बाद उसको डिराइव कैसे करते हैं वो भी देखे, यानी कि डेरिवेशन भी देखे। और जो ग्राफिकल डेरिवेशन था वो इसमें मैंने नहीं बताया है, क्योंकि वो बहुत ही लंबा टॉपिक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, और ये वीडियो पहले से ही बहुत बड़ा हो चुका है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सर्कुलर मोशन के बारे में कुछ चीज़ें जानी, कि अगर सर्कुलर मोशन में कोई वस्तु गति करता है तो वो हमेशा ही एक्सेलरेटेड मोशन होता है। क्यों? क्योंकि उसका परिमाण भले ही, मैग्नीट्यूड भले ही ना बदले, लेकिन उसका जो वेलोसिटी होता है वो हमेशा बदलते रहता है, जो कि क्या किस दिशा में होता है, हमेशा टेंजेंट दिशा में होता है। तो इस तरह से हो गया, सर्कुलर मोशन के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया। तो इसी के साथ ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और जो मैंने इतनी मेहनत से समझाया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर का अंत जो है वो एक बहुत ही अच्छे कोट के साथ करते हैं, जो कि है कि वी लाइक ए वेक्टर नॉट ए स्केलर, योर मैग्नीट्यूड मे बी गुड इनफ बट विदाउट डायरेक्शन इट्स वर्थलेस। यानी कि हम लोगों को जो है वेक्टर क्वांटिटी बनना है, ना कि स्केलर क्वांटिटी। यानी कि हम लोगों को जो है सही दिशा में भी गति करना है, चलना है, ना कि सिर्फ हम लोगों को चलते जाना है। सही दिशा में चलिएगा तभी जाके मंजिल तक पहुँचिएगा। यानी कि हम लोगों का मैग्नीट्यूड भले ही कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें सही दिशा ना हो तब ये किसी काम का नहीं होता है। तो इसी प्यारे अक्षरों के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। तो अब मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में। जय हिंद।